हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम है भाई। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सीजीएल टीयर 2 के लिए अपना पहला वीडियो मॉक मैथ का। बिकॉज सीजीएल और सीएचएसएल का सेम पैटर्न है फिलहाल तो इसीलिए ये जो टीयर 2 के मॉक हैं ये दोनों के लिए काम करेंगे, जैसे टीयर 1 के लिए दोनों के लिए काम करते हैं। सेम पैटर्न है, सेम सिलेबस है, सेम लेवल है, हम इन दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है। और एक और बात मैं आपको बता देता हूँ कि एक तो होता है कंटेंट, जो कि हम मैथ्स की थ्योरी पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, रिलेवेंट चीज़ें पढ़ते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिल्कुल ज़्यादा ज़रूरी है। जो आप कोर्स करते हो, यूट्यूब पे करते हो, मतलब जहाँ से आप मैथ्स सीखते हो। और आज के दिन ये जो मॉक टेस्ट वाला है कंटेंट, ये भी बहुत ही ज़्यादा इक्वली इंपॉर्टेंट हो गया है। क्यों इंपॉर्टेंट हो गया? मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि भाई मैं और आप दोनों मिलकर मेहनत करते हैं कंटेंट के ऊपर। मैं पढ़ाता हूँ, आप पढ़ते हैं, दोनों को मेहनत करनी पड़ती है। हम एक कॉन्फिडेंस लेवल पर पहुंचते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग पर पहुंचते हैं। और जब हम इरिलेवेंट मॉक करते हैं, मतलब जो भी लोग इरिलेवेंट मॉक बनाते हैं, तो जो हमने पहले मेहनत की हुई होती है उसे वो खराब कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी मेहनत में कमी नहीं है, उन्होंने इरिलेवेंट चीज बना दी, तो मतलब हमें अननेसेसरी नुकसान हो गया। तो इस चीज को टैकल करने के लिए पहले ही मैंने आपको बोला था कि इस बार मैं काफी मॉक टेस्ट लेकर आऊंगा और फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए। ठीक है। तो कैसे ये आपको मिलेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। देखो भाई, आपको दो तरह के मॉक टेस्ट मिलेंगे। एक तो वीडियो मॉक्स मिलेंगे, जो कि ये है अपना पहला वीडियो मॉक है, ये वीडियो मॉक पहले वाला मैथ मॉक 1। और दूसरे आपको मिलेंगे प्रैक्टिस मॉक्स, जैसे आपको टीयर 1 में मिले थे। तो एक बार सारे लोग सुन लेना, जिनको ये पहले पता है वो भी सुन लेना। पहला मॉक है इसलिए सुन लेना, आगे स्किप कर लेना। ठीक है। तो जो वीडियो मॉक हैं वो होते हैं अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी को सीखने के लिए, ताकि मैं आपको अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी सिखा पाऊँ। और जो प्रैक्टिस मॉक्स होते हैं वो है अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी को अप्लाई करने के लिए, ताकि आपकी उसकी प्रैक्टिस हो पाए। पहले मैं क्या करता था, अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी की वीडियो बना देता था कि आप ये करो, बट आप पेपर में उतने अच्छे से सारे बच्चे नहीं लगा पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक चीज़ की सिर्फ नॉलेज होना और एक उस चीज़ की प्रैक्टिस होना। तो वीडियो मॉक के अंदर जैसे बच्चे को हाथ पकड़ के लिखवाते हैं, तो वीडियो मॉक के अंदर आपकी अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी मैं बनवाऊंगा। ठीक है, बताऊंगा भी और बनवाऊंगा भी साथ के साथ 30 क्वेश्चन में। और प्रैक्टिस मॉक के अंदर आपको वही अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी लगानी है। तो ये आएगा, फिर ये वाला मॉक आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये वाला आएगा, ये मिक्स ऐसे आते रहेंगे। आपको सीखनी है, लगानी है। हो सकता है एक ये मॉक दूं, दो वो वाले दे दूं। ठीक है। और सारे मॉक दी बेस्ट क्वालिटी के होंगे। फिलहाल मार्केट के अंदर इस बेस्ट क्वालिटी के मॉक अवेलेबल ही नहीं होंगे जिस क्वालिटी के मैं दूंगा। तो सर दी बेस्ट क्वालिटी का क्या मतलब है? दी बेस्ट क्वालिटी का ये मतलब है कि सबसे बेस्ट, सबसे टफ ना। मॉक का मतलब होता है जैसा आपका एग्जाम आएगा वैसा पेपर। तो मैं क्या करूंगा, जैसा अपना पेपर आएगा उससे लगभग 20% जो अपनी टफ शिफ्ट होएगी, टफ शिफ्ट से लगभग 20% ज़्यादा डिफिकल्ट बनाऊंगा इसको, और थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट बनाने की कोशिश करूंगा इसको। तो प्लस 20-25% में ये चीज़ें चल रही होंगी, लेकिन बिल्कुल रिलेवेंट होंगी। और अगर आप यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करोगे तो आई गारंटी यू कि आप पेपर के अंदर अच्छा परफॉर्म करोगे। मॉक का ये काम होता है। ठीक है। यानी कि मॉक का जो काम है वो अपने मॉक सबसे बेहतर करेंगे। ठीक है। एक बार आपने कंटेंट पढ़ लिया तो उसके बाद ये वाले मॉक लगा लिए, अगर दोनों काम ईमानदारी से कर लिए तो कोई आपको रोकने वाला नहीं होगा दी बेस्ट परफॉर्म करने में इस सब्जेक्ट के अंदर। और रीजनिंग में आपको कमल सर देने वाले। ठीक है। तो आपको ये मिलेंगे कैसे वो बता देता हूं भाई। आप दो तरीके से जो अपना कंटेंट है उसे अवेल कर सकते हैं। एक मिनट रुको भाई। हेलो अश्विनी, मैं क्लास में हूँ यार, अच्छा करो। ठीक है जी। तो अपनी जो ऐप है उसके ऊपर आपको ये सारे ऑप्शन दिखते हैं, इवन कोचिंग सेंटर की ऐप। तो मैं वेबसाइट के थ्रू आपको बता देता हूँ, यहाँ पर ऐसा ही अपनी ऐप में होता है। तो वहाँ पर जब आप देखोगे तो यहाँ पर लेटेस्ट मॉक टेस्ट होएगा। एक और मॉक टेस्ट वाला है, उसके ऊपर मत जाना, लेटेस्ट मॉक टेस्ट वाले के ऊपर जाना। इसको मैं कुछ दिनों में हटवाऊंगा मॉक वाले को, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो लेटेस्ट मॉक टेस्ट के ऊपर क्लिक करो। फिर आपको देखो
ये है वीडियो मॉक फॉर टीयर 1, ये है प्रैक्टिस मॉक फॉर टीयर 1। तो ऐसे ही 2 लिस्ट हो जाएंगे इसके। अभी पहले हम वीडियो मॉक दे रहे हैं, जैसे ही प्रैक्टिस मॉक देंगे ये वाला ही विजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो मॉक्स फॉर टीयर 2, तो ये वाले जो वीडियो मॉक है इनके अंदर ना तो आप ऐप में मॉक दे पाओगे, ना आपको पीडीएफ मिलेगी, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको मेरे साथ यहाँ पर वीडियो के अंदर पेपर अटेम्प्ट करना है मेरे साथ, और किसी फॉर्मेट में नहीं मिलेगा। जो आपको प्रैक्टिस मॉक मिलेंगे उसके अंदर आपको ऐप के अंदर अटेम्प्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, उसके टेक्स्ट सॉल्यूशन भी मिलेंगे, कई क्वेश्चन के वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेंगे, ठीक है। उसमें ऐप में अटेम्प्ट करने का क्यों मिलेगा? बिकॉज आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप अप्लाई कर रहे हो। रियल एग्जाम का जो पैटर्न है वहां पर जो इंटरफेस है उस इंटरफेस में आपको अटेम्प्ट करने का, ठीक है। तो जैसे ही आप वीडियो मॉक्स फॉर टीयर 2 के ऊपर क्लिक करोगे ऐप के अंदर या वेबसाइट के अंदर, यहाँ पर मैथ और रीजनिंग के मॉक आपको मिल जाएंगे, ठीक है भाई। तो आपको करना क्या है, ऐप को यहाँ पर लगातार फॉलो करना है, यहाँ पर देखना है। हालांकि वीडियो सारी यूट्यूब के ऊपर आएंगी। जैसे आप रीजनिंग के अंदर जाओगे तो जैसे इस वीडियो के ऊपर क्लिक करोगे तो यूट्यूब के ऊपर वीडियो खुलेगी और वहां पर आपको वीडियो देखने को, ठीक है। क्लियर है ब्रदर? अब हम आगे बढ़ जाएं, ठीक है जी। तो आपने करना क्या है, वीडियो मॉक कैसे अटेम्प्ट करना है वो बता देता हूँ। देखो, वीडियो मॉक आपकी अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी बनाने के लिए है। अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है? अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी होती है कि टाइम अपना वेस्ट ना हो और कम टाइम के अंदर अपने ज़्यादा मार्क्स आ जाए। अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी का मतलब ये नहीं होता कि भाई अगर 30 क्वेश्चन है तो 30 के 30 क्वेश्चन ठीक करो। अगर 30 क्वेश्चन में से मैं आपको 15 डिफिकल्ट दे दूंगा, लेंदी दे दूंगा, तो उतने ही टाइम में कैसे 30 अटेम्प्ट करोगे? अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी का मतलब है कि जैसा भी आपका पेपर आए उस पेपर के अंदर क्या बेस्ट परफॉर्म किया जा सकता है वो, ठीक है। तो वो धीरे धीरे हम सीखेंगे। मतलब आप अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देकर आएंगे वहां पर, और हमें बेस्ट परफॉर्मेंस ही देनी होती है सिलेक्शन के लिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अगर पेपर ऐसा आ जाता है, थोड़ा सा लेंदी आ जाता है, तो वहां पर आपको पता लग जाएगा कि ये लेंदी आ गया। बच्चों को बाहर निकल के पता लगता है, बट जिस तरीके से हम मॉक करेंगे आपको पहले ही पता लग जाएगा कि अच्छा इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो मैं इस तरीके से कर लेता हूँ, मैं स्किप कर लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, ठीक है जी, ओके। तो सबसे पहला स्टेप, प्लीज हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला स्टेप, जैसे ही क्वेश्चन आए वीडियो को पॉज करो। जो आप प्रैक्टिस मॉक दोगे, कहीं पर भी मॉक लगाते हो, वहां पर भी आपने क्या करना है, क्वेश्चन को सबसे पहले कामली पढ़ना होता है। कैसे पढ़ना होता है? कामली, शांति से पढ़ना होता है, बिकॉज हमें डिसीजन लेना होता है इन तीनों में से एक। तो राइट डिसीजन कब ले पाओगे? जब आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाओगे, इसकी सिचुएशन को समझ जाओगे। तो इतनी हड़बड़ी में नहीं रहना कि क्वेश्चन को जल्दी जल्दी कर रहे हो। आपने एक बात नोट करी है, कई बार क्वेश्चन इजी होता है बट आप उसको बहुत फास्ट कर देते हो, और बिकॉज आपने बहुत फास्ट कर दिया तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन रहता है। आप 100% श्योर नहीं होते, आपको ये लगता है एक बार और चेक कर लूँ क्या, मैंने बहुत फास्ट कर दिया। तो आप फिर से चेक करते हो, वेरीफाई करते हो, अरे हाँ ये तो यही है, और फिर आप टिक करते हो। इजी क्वेश्चन को भी 2 बार करके आप गए। अगर थोड़ा सा 10% बंदी स्पीड से कर लेते तो दोबारा चेक नहीं करना पड़ता, कॉन्फिडेंट रहते अपने आंसर के ऊपर। तो कामली पढ़ना है। फिर 3 तरह के क्वेश्चन आएंगे, या तो आपको क्वेश्चन पहचान में आ जाएगा, अरे ये तो वो वाला क्वेश्चन है और ये तो लगभग इतने टाइम में हो जाएगा, लाइक ये नहीं, ये तो 35 सेकंड में हो जाएगा, ऐसे दिमाग में नहीं आता। मतलब कि ये तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक ठाक टाइम में हो जाएगा, तो कर दो, ठीक है। या फिर आपको ये लगेगा कि कर तो सकता हूँ पर शायद इस क्वेश्चन में ज़्यादा लग जाएगा, या फिर कर नहीं सकता पर मोस्ट प्रोबेबली निकल ही जाएगा पर पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, ये दूसरी कैटेगरी। और तीसरी कैटेगरी, ये 2 कैटेगरी तो साफ है। क्वेश्चन पढ़ा कि हाँ यार किया जा सकता है, हाँ यार पता नहीं ये क्या चीज़ आ गई। और एक बीच वाली कैटेगरी है, कर लूंगा या ज़्यादा टाइम लगेगा, या फिर कर तो लूंगा पर पता नहीं कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो इस कैटेगरी को हमेशा करते हुए चलना है, इस कैटेगरी को हमेशा स्किप कर देना है। कामली पढ़ोगे तभी तो समझोगे कि मैं सही डिसीजन ले रहा हूँ। स्किप कर देना है क्वेश्चन को, स्किप एंड आगे। और इस कैटेगरी को क्योंकि पता है कर तो हम लेंगे, मार्क एंड रिव्यू करना है। मार्क एंड रिव्यू का अपने पास ऑप्शन होता है, ठीक है ब्रदर। तो ये सारे डिसीजन इस वीडियो में भी आप लोगे और मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। इसीलिए अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी हम अपनी बिल्ड कर रहे हैं। तो जैसे ही क्वेश्चन आए पॉज करो, डिसाइड करो कि हाँ ये तो ऐसे हो जाएगा, कर लेता हूँ। शांति से, हड़बड़ी नहीं मचानी है, क्लियर है। पहले ही मेरे बताने से पहले डिसाइड कर लो कि हाँ ये मैं तो स्किप कर दूंगा, और फिर वीडियो चला के देख लो क्या करना है क्या नहीं। फिर मतलब मेरे साथ चलते रहो।
अगर किसी क्वेश्चन को मैं कर दूं, आपने मार्क एंड रिव्यू कर दिया, मैंने मार्क एंड रिव्यू कर दिया, आपने कर दिया, एक आधे क्वेश्चन में ऊपर नीचे होएगा, मैं एक एवरेज कैंडिडेट की तरह चलूंगा। नहीं तो मैं तो सारे ही कर दूंगा ना फर्स्ट को में, तो मैं एक एवरेज कैंडिडेट की तरह चलूंगा जो सिंसियरली जिसने तैयारी करी है, और उस हिसाब से आपको मैं डिसीजन यहाँ पर बताऊंगा कि ये करना चाहिए। कर दें स्टार्ट? चलिए ओके। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है भाई, डिसाइड करो पॉज करके। द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 60% मोर देन द स्पीड ऑफ करंट। द बोट टेक्स ए टोटल ऑफ 8 hours टू ट्रेवल 195 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 75 किलोमीटर टू अप स्ट्रीम। तो आपको क्वेश्चन पढ़ के, मान लो आप पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे, हाउ मच मोर टाइम इन आवर्स विल इट टेक टू ट्रेवल 180 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू ट्रेवल 260 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो क्वेश्चन पढ़ के आपको मेरे ख्याल ये फील होना चाहिए कि भैया ये टाइम तो ले लेगा ये क्वेश्चन। तो कई बच्चे इसको ऑन द स्पॉट कर देंगे, ठीक है, मान लो ठीक ठाक टाइम में आपने कर दिया भाई, 1 मिनट में कर दिया, 1.25 मिनट में कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी कोई बैड डिसीजन नहीं है। अगर आपने ये बोला यार लेंदी तो है, बाद में कर लूँगा, तो भी कोई डिसीजन नहीं। तो फिलहाल मैं इसको कर रहा हूँ मार्क एंड रिव्यू, बाद में करेंगे, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके आपने डिसाइड करना है भाई। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ 25,000 आफ्टर 3 years एट 12% पर एनम, इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली। कंपाउंडेड ईयरली है और 3 साल का निकालना है, यानी कि 3 कंपाउंडिंग्स टोटल हो रही है, ठीक है जी, 12% के हिसाब से, ठीक है। तो 331 लगा दूं, 331, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको सिखाऊंगा नहीं चीज़ें, अगर आपने सीखनी है तो भैया एक क्विक रिवीजन बैच है मेरा यूट्यूब के ऊपर, और एक TCS सीरीज़ है। कोई भी टॉपिक का नाम लिखना, ठीक है, कोई भी टॉपिक का नाम लिखना, इन दो में से किसी एक सीरीज़ की वीडियो आ जाएगी, उससे आप सीख लेना। मतलब बैच में भी सिखा रखा है, यूट्यूब पर भी कहीं ना कहीं सारे कंसेप्ट आपको ऐसे मिल जाएंगे, कभी ना कभी करवाए हैं रिसेंटली कुछ सालों में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मॉक टेस्ट के पर्पज से चलूँगा, ओके जी। तो 331 का हम लगाएंगे जी, तो इसका 12% निकालेंगे हम, ठीक है। तो इसका 1% कितना है, 2 के बाद पॉइंट इमेजिन करो, 250, तो 250 इंटू 12, तो 0 तो मैंने पहले ही लिख ली, और 25 इंटू 12 होता है 300, बार बार करना पड़ता है। या फिर एक 4 उठा के 25 को फेंक के मारा करो, 100 बन जाएगा, 25 चौके 100, और यहाँ से 4 उठाया तो 3 बच गया, तो ये है जी 300, ठीक है। पहले हमने इसका 12% निकाला, अब इसका 12%, इसका 1% है जी, 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे, 30 12 3 36, 360। इसका 1% है भैया, 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे 3.6, ठीक है। तो 1% 3.6 है, तो 12%, 12 6 72, 12 3 36 और 7 43, और 1 के बाद पॉइंट ये, तो इसको गुणा कर लो ब्रदर, तो ये हो गया जी 9000, ये हो गया जी 108 के आगे 0, और ये हो गया वही 43.2, तो 9 और 1 10,080, और उसके बाद ये और है, तो 10,080 में इसमें से 20 और दे दो, तो 10,080 में हो जाएगा 10,100, और इसमें से 20 उसको दोगे तो 23, तो 10,123.20, ठीक, क्लियर। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के कई तरीके हैं, तो इस तरह के केस में ये वाला बेस्ट रहेगा। आपको कन्फ्यूज़न होती है कंपाउंड इंटरेस्ट में, कौन सा तरीका कैसे लगाऊं, कब लगाऊं, क्विक रिवीजन बैच कंपाउंड इंटरेस्ट लिखो, कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा जी। आगे बढ़ते हैं, LCM ऑफ दिस एंड दिस, तो डुएबल क्वेश्चन है, कर दूं। एक और बात हमेशा आपने ध्यान देनी है, अभी आप इस वीडियो के अंदर भी कई बच्चे गलती करेंगे, कई बच्चे क्वेश्चन को शांति से करेंगे और कई बच्चे क्वेश्चन को शांति से नहीं करेंगे। तो जो बच्चे शांति से नहीं करेंगे वो सिली मिस्टेक करेंगे, और उनके दिमाग में एक बहम होएगा, क्या हो गया, यहाँ पर तो मैं हड़बड़ाहट में था, वहाँ पर मैं कर लूँगा, नहीं करोगे। यहाँ पर आप जैसा करोगे वैसा ही वहाँ पर करोगे, यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर रहे हो उस चीज़ की जो आप वहाँ करने वाले हो पेपर में, तो इतनी घटिया प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो, क्यों हड़बड़ाहट में लगे हुए हो आप, समझ रहे हो मेरी बात। यहां जो करोगे वही वहां करोगे, ऐसा नहीं होएगा। यहां पर तो रोज रोज सिली मिस्टेक करने वाला पैटर्न डेवलप कर लो अपनी हैबिट में, और वहां पर जाकर आप एकदम से महात्मा हो जाओगे, आप कुछ करोगे ही नहीं है। तो फिर यहीं कर लो ना, यहां पर मत करो ना सिली मिस्टेक, शांति से कर लो सारे क्वेश्चन को। इजी क्वेश्चन को कई लोग गलत करते हैं,
एक आधी सिली मिस्टेक हो जाती है, मैं ये नहीं बोल रहा 100% परफेक्शन लेकर आओ, वो तो धीरे धीरे ही लंबे टाइम में ही आएगी, बट अननेसेसरी हड़बड़ी में मत रहो, ठीक है। तो भाई इनको मैं ब्रेक करूंगा, तो ब्रेक कैसे करते हैं, देखो दो चीजें होती हैं, एक तो होती है रूट निकालना और एक होता है यहीं के यहीं एक्सपेंड करना, इसी को दो प्रोडक्ट के रूप में लिखना क्वाड्रेटिक को। तो जब आप रूट्स निकालते हो तो मैं आपको ये बोलता हूं कि जो सम वाला टर्म है उसके साइन को चेंज कर दो, उसके साइन को चेंज कर दो, कि दो रूट्स का सम -3 नहीं है +3 है। लेकिन जब आप एक्सपेंड करते हो तो सम वाले साइन को सेम रखो। क्या मैं बोल रहा हूं, आप ये मानो दो ऐसे नंबर जिनका सम है -3, चेंज मत करो, एक्चुअल में रूट्स का सम तो 3 है, पर एक्सपेंड करना है, यहीं पर दो प्रोडक्ट के रूप में लिखना है, तो सेम रखो। तो ऐसे दो नंबर में तोड़ना आपने हमेशा प्रोडक्ट को तोड़ना होता है कि जिनका प्रोडक्ट तो मेरे दोस्त -10 है, यानी कि 10 को तोड़ना पड़ेगा, और उनका सम है जी -3, तो 5 दूनी 10 और एक नेगेटिव है क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव है, और सम -3 है यानी कि बड़े वाला नेगेटिव कर लो। तो अब आप डायरेक्टली इसको ऐसे लिख पाओगे कि x - 5 और x + 2। जैसे ही आपने इसको तोड़ा, क्योंकि जब आपने एक्सपेंड करना है तो साइन को सेम रखो। क्यों? क्योंकि रूट्स कैसे निकलती है, रूट्स निकलती हैं जब मैं इसको 0 के इक्वल पुट करूंगा, तो रूट साइन बदल तो गया। तो जब आपने ऑन द स्पॉट एक्सपेंड करना होता है तो आप क्या करो, साइन को सेम रखो दोस्त। उसको हमने एक्सपेंड कर दिया, अब मैं इसको एक्सपेंड कर दूं, तो ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट तो भैया 6 और सम है 5, साइन सेम, तो 3 दूनी 6। अब एज इट इज लिख दो x + 3 और x + 2 सेम साइन के साथ। इनका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम क्या होता है, एक छोटे से छोटा नंबर होता है जिसके अंदर ये सब कुछ आ जाए, उसके अंदर x - 5 आ जाए, ठीक है जी सर, x + 3 आ जाए, ठीक है जी, और x + 2 भी आ जाए, ठीक है जी। ये मत बोलना x + 2 2 बार लिखो, क्यों? छोटे से छोटा नंबर ये है ना जो इससे भी डिवाइड हो जाएगा और इससे भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। x + 2 + 3 - 5, तो डुएबल है ये क्वेश्चन, कर लेंगे हम। और एक बात बता देता हूँ, मान लो ये जो मॉक है इसके अंदर मैं आपको जो मॉक बना के दूंगा ना, मैं परफेक्ट बैलेंस आपको बना के दूंगा कि कोई अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी खराब करेगा तो वो पनिश होएगा, कोई ठीक रखेगा तो उसको रिवार्ड मिलेगा। इर्रिलेवेंट फालतू बकवास के मॉक नहीं बनाऊंगा, ठीक है, जिनका रियल एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है और जिनसे रियल एग्जाम में आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव ही ना हो। आपने जो मेहनत करी आपको कॉन्फिडेंस ना, उनसे कॉन्फिडेंस अप होएगा और आप उनके अंदर बेहतर करोगे, राइट डिसीजन लोगे, तो पेपर वाले दिन करके आओगे पेपर। डिसाइड करो भाई। तो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, लेकिन जब आप इसको ध्यान से पढ़ोगे, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ शुगर इज ₹200, द कॉस्ट ऑफ 10 kg ऑफ शुगर इज इक्वल टू दैट ऑफ 8 kg ऑफ व्हीट, द कॉस्ट ऑफ 12 kg ऑफ व्हीट इज इक्वल टू दैट ऑफ 3 kg ऑफ कॉफ़ी। अगर आप इसको पकड़ जाते हो, अरे ये तो उस टाइप के उसके ऊपर है, दो चीज़ों को ऐसे कंपेयर करते हैं और उससे उनका रेशियो आ जाता है, ठीक है। तो आप इसको ऑन द स्पॉट कर लो। अगर आप इसको नहीं पकड़ पाते हो, मार्क एंड रिव्यू कर रहे हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी, मैं करता हूँ। ओके, द कॉस्ट ऑफ 10 kg ऑफ शुगर इज इक्वल टू दैट ऑफ 8 kg ऑफ व्हीट। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तो वो वाला सिस्टम है कि W को इधर ले आओ कि S/W इज इक्वल टू 8/10। ऐसे होता है ना कि 30% ऑफ सैलरी ऑफ A इज इक्वल टू 40% ऑफ सैलरी ऑफ B, तो A और B का आपको रेशियो मिल जाता है इसमें 4:3। B को इधर ले आओगे और 30 को उधर ले जाओगे। तो ये सिचुएशन तो बहुत रिपीटेटिव है अपने एग्जाम के अंदर, बहुत ज़्यादा। अगर आप ये पकड़ जाते हो तो फर्स्ट गो में कर लो, नहीं तो मार्क एंड रिव्यू करके बाद में कर लेना, ठीक है। ओके जी, इतना तो आप समझ गए होगे कि ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि आपसे होगा ही नहीं, होएगा। करते हैं द कॉस्ट ऑफ 12 kg ऑफ व्हीट इज इक्वल टू 3 kg ऑफ कॉफ़ी, द कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ कॉफ़ी इज इक्वल टू 10 kg ऑफ आलमंड्स। तो ठीक है, अब मुझे क्या मिलेगा, मुझे इन सब का रेशियो मिल जाएगा। देखो S/W, ये W नीचे आएगा तो 8/10 यानी कि 4:5।
ठीक है। ये W/C, ये C नीचे आएगा तो 3/12 यानी कि 1/4। ठीक है। ये A इधर आएगा C/A यानी कि 10/5 यानी कि 2:1। तो ये वही आ गया ना जिनमें रेशियोज को मर्ज करते हैं, A/B, B/C, C/D, तो करते हैं जी, ऊपर से लग जाते हैं। यहाँ पर W की वैल्यू 5 है और यहाँ पर W की वैल्यू 1 है, तो इसको मैं 5 गुना कर देता हूँ, सेम करनी होती है ना, 5 एकम 5, 5 चौके 20, रेशियोज मर्ज हो जाएंगे। यहाँ पर C की वैल्यू 20 है, यहाँ पर 2 है, तो इसको 10 गुना कर देते हैं जी, 20 और 10। तो C की वैल्यू इन दोनों में सेम हो गई जी हाँ, W की वैल्यू इन दोनों में सेम हो गई जी हाँ। तो अब आप इन रेशियोज को आपस में यूज कर सकते हो। किसी भी एक चीज़ की वैल्यू अगर आपको पता है तो किसी भी दूसरी चीज़ की वैल्यू निकाल सकते हो। उसने बोला है कि 4 kg शुगर की कीमत इतनी है रमेश बाबू, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ आलमंड्स। तो 8 kg ऑफ आलमंड्स की कॉस्ट क्या होगी। ठीक है, तो देखो 4 kg की इतनी वैल्यू है तो 1 kg की वैल्यू होगी, ये हमेशा कटता हुआ नहीं मिलेगा आपको, इतनी है, तो 1 kg शुगर की ये वैल्यू है। वैसे शुगर की कॉस्ट अगर 4 है 1 kg की, तो आलमंड्स की कॉस्ट है मेरे भाई 10। अब मैं आपस में यूज कर सकता हूं, तो ये 4 यूनिट की वैल्यू है, ये मैंने 1 kg शुगर की वैल्यू निकाल ली, तो ये 1 kg शुगर की वैल्यू अगर 4 यूनिट है तो आलमंड की है 10, तो 10 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो अगर 4 यूनिट की ये वैल्यू है तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी ये, और 10 यूनिट की वैल्यू होगी ये, तो ये 1 kg आलमंड की वैल्यू आ गई। वो बोल रहा है भाई साहब 8 kg आलमंड की, तो गुणा में 8, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। 8 दूनी 16, 2 से मैंने ये काट दिया 1000 रुपये। ठीक है, चल वी प्रोसीड, आगे बढ़ें। What is the ratio of the simple interest earned on a certain amount at the rate of 18% per annum for 5 years to that earned on the same sum at the same rate for 15 years। ये बोल रहा है कुछ रुपए दिए थे, 18% के हिसाब से दिए थे, तो 5 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा, जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा, साधारण ब्याज आएगा 5 साल में, और उसी रुपए पर, उसी रेट पर जो 15 साल में आएगा। तो भैया जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। ये बोल रहा है उतना ही प्रिंसिपल है, उतनी ही रेट है, सिर्फ टाइम का फर्क है। तो टाइम का जितना फर्क है वही सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो होगा, सेम प्रिंसिपल सेम रेट। तो यहाँ पर टाइम 3 गुना है तो ब्याज भी 3 गुना हो जाएगा, तो 1:3। मेंटली करने लायक क्वेश्चन है जी। ठीक है, ये आप कर लोगे। आगे बढ़ूं क्या सर, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं क्या? आते हैं भाई, मैंने तो सिर्फ 5 और 15 ही किए हैं। रियल एग्जाम में आपके टीयर 2 में ही आया था, यहाँ पर 8 लिखा हुआ था, यहाँ पर 21 लिखा हुआ था, अगर आपका ध्यान, 8:21। तो मैं क्या करूँगा, आपका जो एग्जाम है ना उसके अंदर आप बेस्ट परफॉर्म करोगे, आपको सिलेक्शन चाहिए ना, तो आपको वो मिले उसकी तरफ अपना मेहनत है। ठीक है, तो ठीक है। ट्रिगो और एलजेब्रा में आपको क्या बोल रखा है मैंने, ट्रिगोनोमेट्री और एलजेब्रा में मैंने आपको ये बोल रखा है कि भाई साहब सबसे पहले देखो पैटर्न रिकॉग्नाइज होता है कि नहीं। क्या आपको लग रहा है मैं ये क्वेश्चन किसी फिक्स पैटर्न पर है? अगर आपको ये लग रहा है यार पता नहीं, ठीक है, उसके बाद आपको सीधा देखना है कि वैल्यू पुटिंग कर लूँ, क्या ये वैल्यू पुटिंग से ईजिली हो जाएगा, ये देखना। उसके बाद भी आपको लगे पता नहीं यार कैसे होएगा, तो मार्क एंड रिव्यू स्किप करके आगे बढ़ जाओ। ठीक है, फिलहाल के लिए हम मार्क एंड रिव्यू कर देते हैं, क्योंकि अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो भी साइन कोस टेन कोस एक्स सारे हैं, है ना, तो फिलहाल के लिए रहने देते। फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डाटा राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस। डिट्टो क्वेश्चन लेकर आया हूं जो पेपर में आया था, करो भाई। ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है कब आया था, तो ठीक है बताऊं स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे मिलेगी। तो ये अपने पास 4 नंबर है भाई, 5, 3, 4, 7, आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इनका निकालते हैं जी मीन। तो मीन यानी कि एवरेज, 5 और 3 8 और 4 12 और 7 19, तो 19/4, 4 नंबर है ना, तो मीन हो जाएगा जी 19/4। ठीक है, उसके बाद हम निकालते हैं कि इस मीन से ये कितना डेविएट कर रहे हैं, कितना फर्क आ रहा है मीन के कंपैरिजन में। तो मीन का और इनका डिफरेंस, तो मन ही मन में ऐसे सोच सकते हो 20/4,
बिकॉज इन दोनों का डिफरेंस लेना है। ठीक है जी, तो 20/4, तो 20/4 और 19/4 में फर्क आएगा 1/4 का। यह है 12/4, तो 12 और 19 7 का फर्क है, 7/4। यह है 16/4, ऊपर नीचे 4 से गुणा कर रहा हूँ, 16 और 19 में 3/4। ठीक है, यह है 28/4, तो 9/4 का फर्क। ओके जी, ये क्या चीज है, ये है मीन डेविएशन की मीन से कितनी डेविएट कर रही हैं सारी वैल्यूज। डेविएट करना यानी कि कितनी भटक रही हैं, साइन नहीं कंसीडर करना। ठीक है, अगर आप इन सब की एवरेज निकाल दोगे, मीन से जो भी इनका डिफरेंस है उनकी एवरेज अगर आपने निकाल दी, तो उसको बोलते हैं मीन डेविएशन। मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन यानी कि एवरेज भटकाव, भटकाव कितना है। ठीक है, किससे, मीन से कितना भटकाव है। यहीं पर अगर मैं इनकी मीडियन निकाल देता, मान लो इनकी कुछ मीडियन आएगी 3 4 5 7, तो 4 नंबर हैं, तो भैया 4 + 1/2, 2.5 वाली पोजीशन पर जो है वो मीडियन आएगी, यानी कि 4 और 5 का एवरेज, यानी कि 4.5। 4.5 से इनकी डेविएशन लिखता और उसकी एवरेज निकाल देता, तो आती मीन डेविएशन, यानी कि जो भटकाव है उसका मीन, भटकाव की एवरेज कहाँ से, मीडियन से। ठीक है, तो मीन डेविएशन अबाउट मीन रिवाइज करा दी, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन रिवाइज करा दी। ओके जी, अब आगे बढ़ते हैं, हमें क्या निकालना है उसी के ऊपर आगे बढ़ रहा हूं। अब अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, ये हो जाएगा जी 49/16, ये हो जाएगा जी 9/16, ये हो जाएगा जी 81/16, और अब मैं इनकी एवरेज निकाल दूं तो ये आ जाएगा जी वेरियांस, इसको हम बोलते हैं वेरियांस। ठीक है, तो वेरियांस क्या होएगा, वेरियांस होएगा इन सब की एवरेज। तो नीचे तो 16 आएगा ही आएगा, इनको जोड़ोगे तो ऊपर क्या आएगा 9 और 1, या फिर ऐसे कर लेते हैं 81 और 9 90, और ये 50 140, इन सब का सम है बटे में 4, ये आ गया जी वेरियांस। अगर आपको निकालनी है दोस्त स्टैंडर्ड डेविएशन, तो मैंने आपको बताया है कि v, ये जो v है, v के नीचे v, तो स्टैंडर्ड डेविएशन है v के नीचे v, यानी कि अंडर रूट ऑफ वेरियांस, तो इसका अंडर रूट होएगा जी, 4 से 1 कट जाएगा 35/16, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 35/16। अगर आप ध्यान से देखोगे 16 दूनी 32, 2 पॉइंट समथिंग है, उसका अंडर रूट लोगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 से जो भी छोटा नंबर है उसका अगर आप स्क्वायर रूट लोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 2 का स्क्वायर रूट 1 पॉइंट समथिंग आएगा। इस ऑप्शन है, जानबूझ के एग्जैक्ट क्वेश्चन लाया हूं ताकि ये पता लगे, ये कैलकुलेट करना की जरूरत नहीं थी, चाहे तो हम कर सकते हैं स्क्वायर रूट, बट नीड नहीं है, दिखा तो रखा ही आपको। आगे बढ़ जाऊं, और भाई वीडियो को है ना तेज स्पीड में करके देख लेना, मेरे को ये शिकायत नहीं चाहिए खुद तो 1 घंटे में किया है, खुद तो ये किया वो, मैं उंगलियां काट दूंगा, बस तुम मिलोगे नहीं, मुझे इतना पता है, नहीं तो बताऊंगा मैं ऐसे कमेंट करने वालों को। रिवीजन करवा रहा हूँ ऐसी चीज़ों का जो मैं वहाँ पर करवा पाऊँ। ठीक है, तो इसलिए इट विल टेक टाइम, डबल कर लो जितना भी करो। ठीक है, अमित, रोहित एंड सुमित बिकेम पार्टनर्स इन ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग मनी इन दिस रेशियो। ठीक है, इफ देयर इन्वेस्टमेंट, हमेशा शांति से पढ़नी है ये चीजें, इफ देयर इन्वेस्टमेंट आर इंक्रीज्ड बाय 10%, आपके मन के अंदर एक वो रहती है जल्दी करूं ऐसे, जब आप उस उतावलापन को खत्म कर दोगे तो आपको मजा आ जाएगा दोस्त, मॉक के अंदर आपके नंबर तुरंत बढ़ जाएंगे इस एक स्टेप से, और इंप्रूवमेंट का दौर स्टार्ट हो जाएगा। फिर ऐसे प्रैक्टिस करो, अभी से प्रैक्टिस होगी उस चीज की, ताकि जब आप पढ़ रहे हो, कई बार ये होता है ना इतनी स्पीड से पढ़ रहे हैं कि समझ ही नहीं आ रहा, तो जब आप पढ़ रहे हो तो समझ में आना चाहिए, वो है बढ़िया स्पीड। इफ देयर इन्वेस्टमेंट आर इंक्रीज्ड बाई इतने इतने % रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट्स फॉर 1 ईयर। तो ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, उनकी इन्वेस्टमेंट थी 4-5 उसको बढ़ा दिया तो रेशियो क्या होगा, तो इसको बढ़ा देता हूँ 10%, यानी कि 11/10 गुणा, इसको बढ़ा देता हूँ 12%, यानी कि 112/100 गुणा, इसको बढ़ा देता हूँ जी 15%, 115/100 यानी कि 23/20, खत्म। दिस इज योर आंसर। तो करते हैं शांति से। पाँच, 2 से 56, तो 11 चौके 44, = 56 = 69, तो आंसर 44, 56, 69 ऑप्शन है। पहली बार में करके आगे बढ़ लेंगे। ठीक है,
तो अपने एग्जाम में इस क्वेश्चन के भी उतने ही मार्क्स हैं और अपने एग्जाम में इस क्वेश्चन के भी उतने ही मार्क्स हैं। तो हमारे लिए फेयर कब होएगा? जब हम इसको बाद में देखेंगे कि भाई तेरे लिए टाइम बच रहा है कि नहीं, और हम इसको कर जाएंगे। अगला a प्लस बी प्लस सी इतना है भैया, a रेशियो b प्लस सी इतना है, c रेशियो a प्लस बी इतना है। पहले भी इसके ऊपर क्वेश्चन आए हैं। देखो a का रेशियो b प्लस सी से, तो यानी कि यहाँ पर a की वैल्यू है और यहाँ पर b और c की वैल्यू का सम है। तो एक हिसाब से a b और c सब की वैल्यूज है यहाँ पर, हाँ जी। और यहाँ पर a b और c सब की वैल्यूज है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। एग्जाम में ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये दो अलग अलग रेशियोज हैं, क्यों ना इनको मर्ज कर लें। मर्ज करने पर हम आपस में यूज कर पाएंगे चीज़ों को। तो कैसे मर्ज करेंगे? तो कोई चीज़ जो यहाँ पर कॉमन होएगी उसको इक्वेट करते हैं जी हम। यहाँ पर a और यहाँ पर a की वैल्यू को सेम कर देते हैं। तो यहाँ पर कॉमन है कि a b और c तीनों के रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है 7 और 2 9, और यहाँ पर तीनों के रेशियो को सम को रिप्रेजेंट कर रहा है 7 और 4 11, ठीक है। तो यहाँ पर जो 9 है और यहाँ पर 11 है वो एक चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तीनों वेरिएबल के सम को। क्यों ना उसे सेम कर दे, 11 से ऊपर गुणा कर दे, 9 से नीचे गुणा कर दे, मजा आ जाएगा, ठीक है जी। तो ऊपर 11 से गुणा कर देते हैं, 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77, और नीचे 9 से गुणा, 9 चौके 36, 9 साते 63, 9 इंटू 11 99। तो इनके सम को रिप्रेजेंट कर रहा है 99। अब दोनों जगह a को रिप्रेजेंट कर रहा है 22, सी को रिप्रेजेंट कर रहा है 36, ए और बी के सम को 63, बी और सी के सम को 77। मजा आ गया, कुछ भी निकाल लो, ठीक है। ओके जी, क्या निकालना है? बी निकालना है। अब देखो सी की वैल्यू है 36, तो यहाँ पर बी और सी का सम है जी 77। तो सी की वैल्यू अगर मैं 36 है तो सी की कितनी होगी? ओ सॉरी, बी की 36 है तो सी की कितनी होगी? 7 में 6 गए 1, 7 में से 3 गए 4, 41। अब वो क्या बोल रहे हैं कि सबकी वैल्यू का सम इतना है। तो सबकी वैल्यू के सम को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 99। 99 यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू विल बी, अब ये डायरेक्टली दिख रहा है कि 20 गुना है, 99 का डबल 20 गुना है, तो डायरेक्टली इसको 20 गुना कर सकते हो। जस्ट मैं लिखता हूं कि किसी को समझ में ना आए तो वो भाई ऐसे कर पाए एक्सटेंडेड पैटर्न। 99 यूनिट का वैल्यू इतना है, 1 यूनिट का इतना, तो 41 यूनिट का इतना। 8 2 ऑप्शन। आप एक और तरीके से कर सकते थे, यहां पर आप a की वैल्यू निकाल सकते हो। a की वैल्यू अगर 2 है तो तीनों की वैल्यू क्या है? 7 और 2 9, तो a की वैल्यू हो जाती 2/9, और c की वैल्यू हो गई जी 4/11। सारी वैल्यू का 4/11 है, सारी वैल्यू का 2/9 है। या तो आप इन दोनों को जोड़ के एक में से घटा दो, तो b की वैल्यू आ जाएगी, कितना फ्रैक्शन है, ठीक है, यही आने वाला था 41/99, तो वो उसका निकाल लोगे। या फिर आप वाकई में a की वैल्यू निकाल लो, 2/9 को गुणा कर दो इससे, 4/11 को गुणा कर दो उससे, a और c की वैल्यू आ जाएगी, दोनों को जोड़कर उसमें से घटा देना, b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ब्रदर, आगे बढ़ जाएं। The average of 25 numbers is 48. If two numbers are 45 and 47, then what is the average of the remaining numbers? Correct up to 2 decimal. एक तो इस चीज़ से डरा मत करो बहुत ज़्यादा, करेक्ट अप टू 2 डेसिमल, ये हमेशा कैलकुलेशन नहीं करवाती है, कभी कभी करवाती है, ठीक है। ओके जी, तो कुल मिलाकर 25 नंबर है, उनकी एवरेज 48 है। 2 नंबर को अगर हम निकाल दें तो बचे कुछों की एवरेज क्या होगी? ऐसे केस में हमेशा एवरेज से जो डिफरेंस होता है उसके बेस पर कैलकुलेट करने में फ़ायदा होता है। ईजी क्वेश्चन है, अभी डुएबल है। देखो जब हम इस नंबर को निकालेंगे तो एवरेज से कितना कम लेकर गया, देखो एवरेज होता है सबका हिस्सा। एवरेज मान लो है 48 रुपये, तो 48 रुपये सबका हिस्सा है, उससे कम लेकर जाएगा तो ग्रुप को फायदा हो जाएगा, क्योंकि अपना हिस्सा छोड़ के चला गया। उससे ज़्यादा कोई लेकर चला जाएगा, जैसे नेता करते हैं, अपने हिस्से से ज़्यादा खा जाते हैं किसी देश में, तो बाकियों को नुकसान होता है, ठीक है। और जैसे लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेता हैं, अपना हिस्से से कम ही लेते हैं, तो देश को फायदा हो जाता है ना। तो एवरेज से कितना कम लेकर गया? 3, तो 3 का फायदा हो जाएगा जी, ग्रुप की एवरेज 3 बढ़ जाएगी इस बंदे की वजह से। और ये एवरेज से 1 कम लेकर गया, तो कुल मिलाकर 4 का फायदा हो जाएगा। और ये फायदा कितने लोगों में बटेगा? जब 25 में से 2 लोग चले गए तो 23, तो
एवरेज 4/23 बढ़ जाएगी पहले से, तो न्यू एवरेज विल बी 48 + 4/23, यानी कि 48 पॉइंट समथिंग, वो तो हर जगह ही है। ठीक है, तो तुरंत क्या करो, 2 0 लगा दो और 2 के बाद डेसिमल लगा देना इसको सोल्व करके। ठीक है, तो 23 एकम 23, बच कितना गया जी 17, और 23 7 161, तो 48.17, आंसर इज ऑप्शन डी। और क्या आप, मैंने एक वीडियो डाली है भाई, मैंने आपको बताया था कि जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की जो वीडियो है जो मैंने ऐप के अंदर दी है, टियर 2 की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की वीडियो कोर्स के अंदर जो दी है वो मैंने सबके लिए फ्री कर दी है, सभी देख सकते हैं, कोर्स में एनरोल्ड हैं कि नहीं, और आपको बताया भी था वहाँ जाकर देख लो। वहाँ पर मैंने आपको कैलकुलेशन बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ चीज़ें बताई हैं कि ये आपने रोज़ लिखनी है। क्या आप वो लिख रहे हो? नहीं लिख रहे हो तो पहले ही आप मतलब ढीले चल रहे हो, सिलेक्शन नहीं होगा, सीधा बता देता हूँ। सिलेक्शन उन लोगों का होता है जो दे हु डोंट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड, कि जो भी किया जा सकता है वो जो लोग करते हैं। ये देखो, अगर वो नहीं देखिए देख लो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक टावर है 50 मीटर दूर से, टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन जब हम देखें तो 45 है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट कितनी है? तो ये भी 50 ही होगी, आंसर इज ऑप्शन ए। सर आप तो बहुत ज़्यादा इजी ले आए, आगे आएंगे क्वेश्चन, टेंशन मत लो, आपकी डिफ़िकल्ट शिफ्ट से हार्ड ही है ये, इस मॉक के अंदर आप बढ़िया नहीं उतना कर पाते परफॉर्म। ये अगर 45 है, यही 45 है, तो 45 45 90 वाली ट्रायंगल है, 45 के सामने जितना है वही दूसरे 45 के सामने होगा, आंसर इज ऑप्शन ए। एक बार यहीं पर मौका मिला तो रिवीजन करवा दूं अपना इसका। देखो जी, 3 तरह की ट्रायंगल होती हैं, एक तो 45 45 90 वाली, ठीक है जी, 45 45 90, तो इनकी साइड्स का रेशियो होता है 1:1:√2। एक होती है 30 60 90 की, और एक और होती है जो रेयरली हमसे पूछते हैं, वो 15 75 और 90 की। तो इनकी साइड्स का रेशियो होता है जी 1:√3:2, और इनकी साइड का रेशियो 15 के सामने हमने लिखना है √3 -1, 75 के सामने √3 +1। 75 बड़ा एंगल है, बड़े एंगल के सामने बड़ी साइड आएगी तो प्लस वाली, 15 के सामने माइनस वाली, और यहाँ पर 2√2। तीनों याद होने चाहिए। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और वीडियो के एंड में आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया सरप्राइज भी है, सरप्राइज जो सिलेक्शन की तरफ लेकर जाए, फालतू की बकवास नहीं। ये देखो, ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंड BC इज डायमीटर ऑफ द रिलेटेड सर्कल ऑन विच। कई लोगों को लगता है यार ज्योमेट्री का क्वेश्चन है और डायग्राम वगैरह बनाना पड़ेगा, मैं फिलहाल के लिए मार्क एंड रिव्यू कर देता हूँ। तो देखो, सिर्फ ज्योमेट्री का देखते ही मार्क एंड रिव्यू नहीं करना है। अगर हाँ ये लग रहा है कि हो सकता है यार टाइम खा ले, तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमेशा के लिए प्रैक्टिस मत बनाओ चैप्टर के हिसाब से। वाकई में लग रहा है टाइम ले लेगा तो, क्योंकि हर चैप्टर में हर तरह के क्वेश्चन होते हैं। देखो, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंड BC इज ए डायमीटर। एक और बात, जब भी सर्कल वाले क्वेश्चन होते हैं उनकी 1-2 लाइन पढ़ लिया करो। क्यों? क्योंकि ये जो एग्जामिनर है ना, ये ऐसे बाद में बताता है कि फलानी साइड डायमीटर है, और फिर आप बार बार डायग्राम बनाते रह जाते हो। और ये हमेशा ऐसे होने चाहिए ऑर्डर में, ये नहीं है A को वहां लिख दिया ABCD, अगर ऐसे बोला ABCD ऐसे ऑर्डर में होने चाहिए, नहीं है D यहाँ A यहाँ। ओके, ऑन विच A एंड D ऑल्सो लाई, एंगल BCA इज 19, एंगल BCA इज 19, ये डायमीटर है भाई। CAD इज 32, CAD ये है जी 32। व्हाट इज द मेजर ऑफ ACD? तो ACD का मेजर क्या होगा? ये वाला एंगल। डूएबल क्वेश्चन है फर्स्ट राउंड में, थोड़ा सा ध्यान से सोचोगे तो। देखो, ये वाला एंगल क्या है? ये वाला एंगल है जी 90 डिग्री का। क्यों? क्योंकि BC एक डायमीटर है, ठीक है। तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स का सम होता है जी 180, ठीक है। तो इस एंगल और इस एंगल का सम है 180, ठीक है। तो ये सारे एंगल मिलाकर 180 बना रहे हैं, जी हाँ। तो ये एक ही टुकड़ा बचा हुआ है, तो 180 में से अगर मैं ये घटा दूँ तो इसी की वैल्यू आएगी, जी हाँ। तो ये नहीं करना कि इसको जोड़ो फिर 180 में से उसको घटाओ, फिर इसको जोड़ो 180 में से उसको घटाओ, फिर जो आए उसमें से 19 को घटाओ, नहीं। 180 में से 3 चीज़ें घटानी है। तो एक तो मैंने 90 घटा दिया, 180 में से 90 गया 90,
अब उस 90 में से मैं घटा देता हूँ, ये कितना है 3 और 1 4, 40 और 11 51 घटा देता हूँ, 39 विल बी द आंसर। तो मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताता ये वाला हार्ड इक्वेशन कर लो, ये कंसेप्ट कर लो, धीरे धीरे आपका थॉट प्रोसेस डेवलप करता हूँ थ्रू आउट द कोर्स। मैं कोई भी वीडियो हो उसमें तो कई तरह से आपको इंप्रूवमेंट मिलेगी। इफ अंडर रूट वाई इक्वल टू दिस, तो डुएबल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है जी, ये है अपना 32 का स्क्वायर 1024, सबसे 4 डिजिट का सबसे छोटा स्क्वायर है 32 का, 1000 के जस्ट बाद 32 का स्क्वायर ही आता है, सबसे पहला 4 डिजिट स्क्वायर नंबर इज 1024। ठीक है, तो 32 आएगा यहाँ पर, हाँ जी, और 4 के बाद पॉइंट है तो 2 के बाद आएगा, यानी कि 0.32 इज इक्वल टू, अब अगर मैं इस 18 को उधर भेज दूँ, 32 माइनस 18 14, तो उधर आ जाएगा अंडर रूट वाई इज इक्वल टू 0.14। अगर आप स्क्वायर करोगे दोनों तरफ तो वाई इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर 196, 2 के बाद है तो यहाँ पर 4 के बाद होना चाहिए। तो इजी क्वेश्चन, आंसर इज ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। Find the single equivalent discount for a successive discounts of this and this on the market price of a car। एग्जैक्ट आया हुआ क्वेश्चन ले रखा है, करो। तो डुएबल है। इस तरह के क्वेश्चन आप 3 तरीके से कर सकते हो। देखो, तीनों तरीके आपको बता देता हूं। सबसे पहले वैल्यू अज्यूम करके कर सकते हो। क्या है? 3 सक्सेसिव परसेंटेज चेंजेस हैं। डिस्काउंट यानी कि 3 बार कुछ परसेंट चीज को घटाया गया। तो जब भी सक्सेसिव परसेंटेज चेंजेस हैं उनको 3 तरीके से आप डील कर सकते हो। तीनों बताता हूँ। वैल्यू अज्यूम कर लो। जब आप वैल्यू अज्यूम कर रहे हो, मान लो यहाँ पर मैंने 100 अज्यूम कर ली, तो आपको पता है क्या करना है? सबसे पहले जो सबसे आपको मुश्किल लग रहा है उस डिस्काउंट को घटाना है। हमेशा वैल्यू अज्यूम ठीक नहीं रहेगा, बट यहाँ पर 3 वैल्यूज 18, 12, 25 बहुत ईजी होता है तो हम कर लेंगे। तो मैं 18% घटा रहा हूँ भाई। 18% निकालना मेरे को सबसे मुश्किल लग रहा है। क्यों? क्योंकि 100 का 18% निकालना ईजी है, परसेंटेज निकालनी बाद में मुश्किल होती जाएगी। तो पहले मैं मुश्किल वाली ही घटा देता हूँ। तो ये हो गया जी 82। फिर 12% निकालना आपको ईजी क्यों लग रहा है? ये 18 से छोटा है ना नंबर, तो इसका 1% है जी 0.82। तो इसका 12% कितना होगा? मन ही मन में 0.82 को मैं गुणा कर रहा हूँ 12 से। 12 दूनी 24। ओके जी, बच गया 2, 12 8 96 और 2 98। ठीक है, अब 9 की बजाय मैं 10 घटाऊंगा तो 81। अरे भैया 10 घटाऊंगा 72.16। ओके, अब इसका 25% मैंने ये ले लिया, ये ले लिया 25%। 25% यानी कि 1/4 ईजी है इसीलिए। तो इसका 1/4 4 से करोगे 18.4 चौके 16 04। अब घटाना नहीं है, आपने 3 डिस्काउंट दिए, इन तीनों को जोड़ दो। एक ये वाला दिया, बाद में छोटी वैल्यू पर आपने 12% दिया, 100 पर नहीं दिया इसलिए वो 12 से कम हो गया। सिंपली इनको जोड़ दो। तो 18 और 18 36, 36 और 9 45, 45.88। बिल्कुल डिट्टो उत्तर आएगा आपका पॉइंट टू पॉइंट। क्या तरीका नंबर 1 हो गया भाई? क्या हम दूसरे तरीके पर जा सकते हैं? ओके, तरीका नंबर 2 इज फॉर्मूला लगा लो 3 वैल्यूज के लिए। तो a + b + c, उसके बाद 2 का जोड़ा आएगा ab bc ca बटे में 100। ठीक है, ये घटेगा और उसके बाद जुड़ेगा, फिर 3 का ग्रुप आएगा। तो देखो 2 का ग्रुप आया तो क्या हुआ? नीचे 1 बार 100 आया। अब 3 का ग्रुप आया तो नीचे 2 बार 100 आएगा। फॉर्मूला पहले रटवा चुका हूँ, डिटेल में इसका वो नहीं बताऊंगा मैं। तो हम मेनली ये कैलकुलेट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है ये छोटा सा ही होगा, क्योंकि 10,000 से डिवाइड करना इन तीनों के प्रोडक्ट को तो छोटा ही आएगा। तो ये जो भी उत्तर है उससे थोड़ा सा बड़ा होएगा। ये हम कैसे करते हैं? सीधा इन सबको जोड़ देते हैं। 18 और 12 30 और ये 55। 55 से छोटा आएगा उत्तर, इतना हम श्योर हैं। ठीक है जी, अब 2 की गुणा करते हैं जी। तो 18 × 12, 18 दूनी 36, 18 और 3 21। ठीक है जी, 25 × 18, तो इस 25 को 2 दे देते हैं। 50 × 9 450। ठीक है, 25 × 12 300। हाँ जी, ये आएगा जी 6, 5 और 1 6, 4 3 7 और 2 9, और 2 के बाद पॉइंट लगा देते हैं ये वाला। ठीक है, तो इसमें से 9.66, तो इसमें से 10 ही घटा दो। तो 10 घटाओगे तो 45.34। ठीक है, और इससे थोड़ा सा बड़ा ही होएगा तो 40.34 से थोड़ा सा बड़ा, यानी कि एक ही उत्तर है ऑप्शन डी। तरीका नंबर 3 सर, तरीका नंबर 3 होता है जी
मल्टीप्लायर वाला कि कोई भी वैल्यू है 12% कम हो गई यानी कि 88/100, ये हमेशा तभी अच्छा रहता है जब अपने पास ये जो परसेंटेज चेंजेस हैं ये इजी हो, 20%, 16.66% इस टाइप की हो। ठीक है, बताओ भाई। रवि हैज सम डक्स, तो काफ़ी रिपीटेटिव क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आप कर लोगे। द टोटल नंबर ऑफ एनिमल हेड्स, तो एनिमल्स के हेड हैं 120। एक जानवर के पास एक ही सिर होता है नॉर्मली, रावण जैसे जानवर के पास 10 थे। एंड द टोटल नंबर ऑफ एनिमल फीट इज 352, तो 120 सिर हैं, तो यानी कि 120 एनिमल है। तो हमेशा ये क्या करता है, दो तरह के जानवर लेता है, एक जिसके पास 2 टांग है, एक जिसके पास 4 टांग है। तो मान लो अपुनीच भगवान है, मैं भगवान हूँ और मैं सबको टांग बांट रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि भाई जल्दी जल्दी आओ, क्योंकि जानवर तो ये मानते हैं भगवान सबको बराबर रखेगा, बट मैं नहीं रखूंगा। मैं बतख को 2 पैर दूंगा, बकरी को 4 पैर दूंगा। ठीक है, बकरी है ना, हाँ जी। तो मैंने बोला सारे इधर आओ भाई, 2-2 पैर लेकर चले जाओ। ठीक है, तो उन्होंने बोला सर आएंगे कैसे, पैर तो अभी दोगे, आपको ही आना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने सबको 2-2 पैर दे दिए। टोटल 120 जानवर है, तो 120 इंटू 2, 240 पैर मेरे खर्च हो गए। टोटल पैर मेरे पास पड़े हैं 352, मैंने 240 पैर उनको दे दिए, तो टोटल अपने पास बच गए जी 112 पैर। फिर मैंने बोला कि अब किसी को पैर नहीं मिलेंगे, सारे जाओ, और बकरियों को बोल दिया कि अभी रुक जाओ, तुम्हें मिलेंगे। सारी बतख चली गई। फिर बकरियों के पास 2-2 पैर हैं, उनको 2-2 पैर और देंगे, तो टोटल 112 पैर कितनी बकरियों को दे पाओगे, 56, यानी कि बकरियां कितनी हैं जी 56। और इसने यही पूछा है क्या? ठीक है, अगर ये आपसे पूछता है कि भी बतख कितनी थी, तो टोटल जानवर 120, उसमें से 56 घटा देते, आंसर आ जाता। अब यहाँ पर कोई बंदा ब्रेड बिस्कुट बांटे, बिल्लियों को 2 ब्रेड दी, कुत्तों को 3 ब्रेड दी, कुछ भी चीजें बांटे पैर की जगह, तो आप हमेशा ये काम कर पाओगे। ठीक है ब्रदर, आगे बढ़ जाऊं। इफ द एक्सटर्न, तो ये डुएबल है, ये सारे डुएबल क्वेश्चन है, जो डुएबल नहीं होगा उसको मैं बताऊंगा। इफ द एक्सटर्नल एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 24 डिग्री, एक्सटर्नल एंगल 24 डिग्री है, तो जो भी एक्सटर्नल या एक्सटीरियर एंगल होते हैं सारे मिलाकर उन सब का सम क्या होता है पॉलीगन में, 360 डिग्री होता है। तो एक एंगल 24 डिग्री है, एक एंगल 24 है, सारों का सम 360 है। तो मैं देखता हूँ टोटल कितने एंगल हैं। ठीक है, 24 एकम 24, 24 पंज 120, 15 एंगल है। अगर 15 एंगल हैं तो 15 वर्टिसीज हैं और 15 ही साइड हैं, यानी कि पॉलीगन की साइड है मेरे भाई 15। तो उसके डायगोनल कितने हैं, तो डायगोनल का फॉर्मूला होता है n इंटू n-3/2, यानी कि 15 इंटू 12/2, 15 छिक्के 90 डायगोनल होंगे। आगे बढ़ता हूं। इफ ए नंबर n इज डिविजिबल बाई 8 and 12, देन 7n इज डिविजिबल बाई, तो 7n किससे डिविजिबल होएगा? तो अगर एक नंबर 8 से डिविजिबल है और 12 से डिविजिबल है, तो हम गारंटी ले सकते हैं कि वो जो नंबर n है वो एलसीएम ऑफ 8 and 12 से डिविजिबल होएगा। ठीक है, तो 12 और 8 का एलसीएम है, सबसे बड़ा नंबर 12 है, 12 दूनी 24, 12 तो 8 से डिविजिबल है नहीं, 12 दूनी 24, 24 है, तो 24 है। तो n पक्का 24 से डिविजिबल होगा, तो 7n किससे डिविजिबल होगा? 7 इंटू 24, 168 की आप गारंटी ले सकते हो कि 168 से डिविजिबल होगा। तो यहां पर जरूरी नहीं है कि वो आपको उत्तर में 168 देगा, वो आपको 168 का कोई फैक्टर भी दे सकता है। मान लो इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूं 84, तो वो 84 भी दे सकता है, तो यहाँ पर उसने 84 भी दे दिया। अरे चलो यहाँ पर उत्तर मतलब ऐसे उसको देना नहीं चाहिए, यहाँ पर 84 को हम कर लेते हैं जी 88। ठीक है, तो अब अगर मैं ये करता कि 84, अब 96 तो इसका वो नहीं है ना, नहीं है, 144 भी नहीं है। अगर मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को ऐसे देता कि 88, 96, 84, 144, तो भी आप 84 को ही मारते। 168 से गारंटेड डिविजिबल है, तो अगर 168 से डिविजिबल है तो 168 के जो फैक्टर उनसे भी डिविजिबल होगा ना मेरे भाई। ठीक है, तो ऐसे भी कई बार एग्जामिनर करता है कि बस क्या करेगा, एक नंबर देगा जो एग्जैक्टली ये होगा या इसका फैक्टर होगा, और बाकी ऐसा कोई भी नंबर नहीं देगा। ऐसे इक्वेशन फॉर्म किए जाते हैं। आगे बढ़ जाऊं। डुएबल क्वेश्चन है, अगर किसी को ये लगे कि वो फर्स्ट राउंड में यार पता नहीं होएगा नहीं होएगा, मेरे को थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है, तो मार्क एंड रिव्यू अगर इसको कर देते कोई दिक्कत नहीं।
आगे बढ़ जाते हैं। The average age of 4 friends increases by 3 years when one of them, whose age is 28 years, is replaced by another person. ठीक है, तो 4 बंदे हैं, उनकी एवरेज एज 3 साल बढ़ जाती है जब उनमें से कोई एक बंदा जिसकी उम्र 28 है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। तो फायदा हुआ है, कितना फायदा हुआ है? 3 का। कितने बंदों को रिप्लेसमेंट हुई है? एक बंदा गया है, एक बंदा आया है, तो बंदे उतने ही रह गए। पहले 4 थे, अब भी 4 हैं, तो 4 बंदों को पर हेड 3 का फायदा हुआ है। तो टोटल कितने का फायदा हुआ है इस काम से? तो टोटल फायदा हुआ है 12 का। 12 का फायदा कब होता है? जब कोई एवरेज से 12 ज्यादा लेकर आ जाए। तो पहले एवरेज कितनी थी? पहले एवरेज थी 28, तो 28 से 12 ज्यादा लेकर आया होगा जो नया बंदा आया है, यानी कि उसकी उम्र है 40 साल। मेंटली डुएबल क्वेश्चन है, थोड़ा सा लिख के कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ो। तो मैं आपको फिर से एक बात बता देता हूं, मैंने ये क्वेश्चन क्यों डाले हैं। अगर आपको ये लग रहा हो कि सर इस क्वेश्चन से मुझे क्या फ़ायदा होगा, ये तो ईजी है, आपको ये पता लगेगा अरे इसका डिसीजन तो मैंने जल्दी ले लिया, हाँ ये तो हो जाएगा। तो हर तरह के क्वेश्चन होने ज़रूरी हैं वीडियो मॉक में भी, जिनको आप जल्दी डिसाइड कर पाओ, जिनको आप जल्दी डिसाइड ना कर पाओ, जिनमें आप थोड़े से कन्फ्यूज हो, क्योंकि यही काम आपके पेपर में होना है। तो जो भी मैं कर रहा हूँ वो आपके लिए दी बेस्ट है। प्लीज़ इस तक को निकाल देना अपने दिमाग से। इससे ज़्यादा फायदा आपको किसी भी मॉक से नहीं हो सकता फिलहाल जो अवेलेबल है। बताओ भाई, व्हाट इज द सम ऑफ मीन, मोड एंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। एक डाटा गिवन है, मीन, मोड और मीडियन आप निकाल ही लोगे, बट तीनों चीज़ें निकालनी है तो हो सकता है टाइम लग जाए, तो आप फॉर द फर्स्ट राउंड इसको मार्क एंड रिव्यू भी कर सकते हैं, कि बाद में करूँगा, बट मैं फिलहाल करवा देता हूँ। देखो जी, मीन निकालते हैं जल्दी से। इन सब का सम कितना होगा भाई? 16 और 7 23, 10 33 और 3 36 और 20 56 और 7 63। अब क्या करो, देखो पहले 7 जोड़ लो, 63 और 7 70 और 20 90, 5 95 में 3 जोड़ लो 98 और 10 108। मेंटली जोड़ पाओगे फिर? कितने हैं? 3 2 5 2 7 2 9, 12 नी में 108, मीन आ गया जी 12। तो 12 से तो बड़े ही होंगे सारे उत्तर। ठीक है, मोड, मोड डायरेक्टली दिख जाता है कौन सी संख्या है जो सबसे ज़्यादा बार आ रही है। तो 7 मेरे को दिख रहा है, 2 बार आ रहा है, कोई और ऐसी चीज़ तो नहीं है जो 2 से ज़्यादा बार आ रही हो? नहीं जी, तो 7 है। 12 और 7 19 से बड़ा होगा उत्तर, आ रही है। अब हम निकाल रहे हैं जी मीडियन। मीडियन के लिए आपको इनको अरेंज करना पड़ेगा, तो कैसे अरेंज करोगे? ऐसे किया करो, बिकॉज आप तो एग्जाम में कंप्यूटर की स्क्रीन पर लिख नहीं सकते, तो जो आप कर सकते हो वही मैं करूँगा। जल्दी से जल्दी एज इट इज़ लिख लिया करो। 16 7 10 3 20 7 27 5 13, ऐसे मैं क्यों कर रहा हूँ? ऐसे लिखो रिलैक्स होके। अब सबसे छोटा ढूंढो, ये काट दो उसको, पहली पोजीशन। अब देखो ये है दूसरी पोजीशन, तीसरी, चौथी, 10 से छोटा तो कोई नहीं है, नहीं, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, सारे काटने हैं 9, ताकि मैंने सारे 9 के 9 लिखे। अब 9 है तो 9 और 1 10/2, 5वां नंबर होएगा, तो 5वां नंबर ये रहा मीडियन। तो 12 और 7 19 और 10 29, आंसर विल बी ऑप्शन। आगे बढ़ जाएं। ए हेमिस्फेरिकल टैंक ऑफ इंटरनल रेडियस 21 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ वाटर। तो यहाँ पर जब आप इस तरह की स्टेटमेंट पढ़ते हो, इन चीज़ों पर ध्यान मत दिया करो, ध्यान दिया करो कि हो क्या रहा है। ये चीज़ें तो आप यहाँ से दोबारा उठा लोगे कि इन चीज़ों को आप रटो, मतलब कि याद नहीं रहेंगी कि हेमिस्फेरिकल टैंक है, तो आपके दिमाग में ऐसा कुछ बनना चाहिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। डायमीटर याद रहे ना रहे छोड़ो, डायमीटर रेडियस। तो एक हेमिस्फेरिकल टैंक है, पानी से भरा है। दिस वाटर इज टू बी फिल्ड इन सिलेंड्रिकल कैंस, छोटे छोटे सिलेंड्रिकल कैंस होंगे, उनमें इस पानी को भरना है। तो ये बोल रहे हैं कितने कैन भरेंगे, तो ठीक है, इसका वॉल्यूम और उन सारे कैन का वॉल्यूम सेम होगा, तो अभी कर देते हैं। और ज्यादातर एग्जामिनर करता क्या है, यहाँ पर गोल वाली फिगर है, यहाँ पर भी गोल वाली है, तो एक बात ध्यान रखनी है, पाई से पाई कटेगी। गोल यानी कि सर्कल, सर्कल बोले तो पाई, पाई को एक्सपेंड मत करना फिर, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम होएगा 4/3 पाई r क्यूब। रेडियस का हमेशा ध्यान रखना है,
डायमीटर बता देता है कई बार वो, और हमेशा यूनिट का ध्यान रखना है, कई बार सेंटीमीटर, mm, डेसीमीटर ये बता देता है। ठीक है, अब मैंने मान लिया कि टोटल n कैन भर पाएंगी, n सिलिंड्रिकल कैन, n इंटू एक कैन का वॉल्यूम, तो जो कि होगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई रेडियस इज 7 इंटू एच। डुएबल क्वेश्चन है, सारे बच्चे इसको कर लेंगे, किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखो 9 के अंदर 3 2 बार आएगा ना, तो 1 7 और 3, 1 7 और 3, यानी कि 2 21, 7 21, 7 21, तो 2 21 मैंने काट दिए। ठीक है, 3 7 21, तो n की वैल्यू आ गई 7 चौके 28। सीरियसली, ओ हो 7 दूनी 14, सॉरी फ्लो में देखो 4/3 लिख दिया मैंने 2/3 की जगह। ठीक है, आगे बढ़ें। फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन, इजीली कर लोगे। इस तरह के क्वेश्चन में मैं आपको बताऊं, जो डुएबल क्वेश्चन है उनमें भी बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, क्योंकि सब कर लेंगे तो वो फास्ट करने की सोचते हैं। शांति से किया करो, ठीक है, बहुत ही शांति से करेंगे। देखो जी, 28 डिवाइडेड बाई 2, पहले अंदर वाली ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो आ गया 14, तो लिख लो बेशक। 45 माइनस 14, 5 में से 4 गया 1, 4 में से 1 गया 3, 31, तो ये हो गया, ब्रैकेट सोल्व होगी 31, 31 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 31 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, और इसको पलटना है तो पलट लेंगे जी, तो 2 दूनी 4, 2 3 6, तो 72 डिवाइडेड बाई, ठीक किया ना मैंने, रुको एक बार, इसको मैंने देखो फिर से देखो, ये 31 आया है ये, ठीक है, तो 31 डिवाइडेड बाई 4, और पहले ये डिवीजन सोल्व होएगा, तो 72 डिवाइडेड बाई 6 12, तो 12 इंटू 31 डिवाइडेड बाई 4, तो ये कितना हो गया जी 93। 85 माइनस 93, तो माइनस का 8, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट पास सक्सेसिवली थ्रू द हैंड्स ऑफ 3 ट्रेडर्स, एग्जैक्ट क्वेश्चन उठा रखा है प्रीवियस ईयर का, जस्ट इसकी वैल्यूज के कारण। प्रोडक्ट पास सक्सेसिवली थ्रू द हैंड्स ऑफ 3 ट्रेडर्स एंड ईच ऑफ देम सेल्स इज गुड एट ए प्रॉफिट ऑफ 30%। हो क्या रहा है, एक प्रोडक्ट 3 बंदों से पास हो रहा है और हर एक बंदा उसकी वैल्यू को 30% बढ़ा देता है, 30% फायदा कमाता है वो खुद, जितने का उसने लिया था उससे 30% ज्यादा में बेचता है। इफ द लास्ट ट्रेडर सोल्ड द प्रोडक्ट फॉर रुपीज 300, लास्ट बंदे ने 300 का बेचा, यानी कि जो उसकी एक्चुअल वैल्यू थी उसको जब आप 3 बार 30% बढ़ा देते हो तब जाकर आती है वो 300। और ये काम आप मेंटली भी कर सकते हो कि भैया किसी चीज की वैल्यू को 3 बार 30%, यानी कि 3 बार 13/10 से गुणा करने पर ये आया, तो उसकी एक्चुअल वैल्यू चाहिए स्टार्टिंग में, तो इसको 3 बार 10/13 करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखोगे ध्यान से कि भैया 1 2 3 और इसका क्यूब होता है 2197, कहाँ तक क्यूब करने प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में बता रखा है, देख लेना। ठीक है, ओके जी। तो 2197 है, तो थोड़ा सा मैं ये भी कर सकता हूँ, इसको 2200 कर दूँ अगर अप्रोक्सीमेट करूँ तो, मान लो आपके दिमाग में है कि इसको 2200 कर देते हैं। डिनोमिनेटर को थोड़ा सा बढ़ाया है तो वैल्यू छोटी हो जाती है, तो हमेशा ऐसे किया करो, कन्फ्यूजन ही नहीं होएगा कि मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया। अब देखना 2 0 2 0, अब 22 से इसको आप डिवाइड करोगे, 22 से कम 22, 8 बचेगा, 22 3 66, 130, तो देखो आपका उत्तर 136 137 इन दोनों में से होएगा। तो बिकॉज आपने अप्रोक्सीमेशन की है, तो 100% श्योर मैं तो नहीं हो पाऊंगा अगर मान लो 136 भी यहाँ पर आ गया या 137 भी यहाँ पर आ गया कि मैं इनमें से कौन सा लगाऊं, तो ये जो मैंने अप्रोक्सीमेशन की है ये नहीं होता, इसीलिए एग्जाम से मैंने ये क्वेश्चन डिट्टो उठा लिया। तो इस केस में या तो आप ये कर दो, इस कैलकुलेशन को ऐसे गोला मार के मार्क एंड रिव्यू कर दो। मार्क एंड रिव्यू तो आप ऐप में करोगे, यानी कि अपने कंप्यूटर पे करोगे, और क्वेश्चन नंबर 22 लिख दो ऐसे, और इसको यहीं पर छोड़ के बाद में कर लेना, जब सेकंड राउंड होएगा सबसे पहले इसको कर लेना। या फिर आप क्या करोगे, इसको एक्चुअली डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं आपको मिसगाइड करने के लिए बता दूं
कि ऐसे अप्रोक्सीमेशन करने से आ तो रहा है, पर पेपर में आपका कॉन्फिडेंस बनेगा नहीं, एक्चुअली ही डिवाइड करना पड़ेगा दोस्त। ठीक है, करूं फिर? कितने पर जाएगा मुझे इतना पता, इन दोनों में से एक है, तो सीधा सीधा मैं 13 पर तो इसको भेज ही सकता हूँ, सीधा सीधा 13 पर भेज सकता हूँ, 13 पर। ठीक है, तो 13 साते कितने पर जाएगा? 2000 है, 13 दूनी 26,000, यानी कि 30,000 तक बात जाएगी, 30,000। 13 साते 91, 9, 13 में 117 और 9 126, 12, 13 एकम 13 और 12 25, 2, 13 दूनी 26 और 2 28। और एक और जीरो उतार ली। अब सिर्फ मुझे इतना देखना है 6 पर जा रहा है या 7 पर, बस मेरा उत्तर आ जाएगा। तो 7 पर भेजूंगा तो 7 दूनी 14, और यहाँ पर लगभग 200 है, तो 7 दूनी 14, तो 14,200 हो जाएगा क्या? देखते हैं, नहीं गया तो फिर वो वाला उत्तर हो जाएगा, 7 7 49, 4, 7 में 63 और 4 67, 6, 7 एकम 7 और 6 13, 1, 7 दूनी 14 और 1 15, नहीं हो पाएगा, यानी कि आंसर इज 136 वाला। ठीक है, तो क्या सर एग्जाम में इस क्वेश्चन को करते तो ऐसे ही ये टाइम लेता या फिर ऐसे ही हमें करना पड़ता? जी हाँ, आपको ऐसे ही करना पड़ता। कोई और बंदा घर पर आपको ऐसे बैठ के बता रहा है मैं तो 10 सेकंड में कर देता, जब वो खुद एग्जाम देता, उसकी खुद की नौकरी पर बात आती, तो वो 100% श्योर होने के लिए ये कैलकुलेशन करता, और ये करनी पड़ती है, इसीलिए हमें एग्जाम में टाइम मिलता है। तो रिलैक्स अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो। What is the total surface area of a pyramid whose base is a square with side 80 सेंटीमीटर? एक पिरामिड है जिसका बेस स्क्वायर है। ठीक है जी, एक तो हमेशा ये बात ध्यान रखनी है, पिरामिड और प्रिज्म के अंदर जल्दबाजी में बच्चे गलतियां करते हैं। पिरामिड में प्रिज्म का फॉर्मूला लगा देंगे, प्रिज्म में पिरामिड का लगा देंगे। ठीक है, हमेशा जब भी ये वर्ड आए ध्यान रखना। सिली मिस्टेक का एक एक्सीडेंट प्रोन एरिया होता है, ऐसे ही सिली मिस्टेक प्रोन सिचुएशन है। ठीक है, जिसका बेस है एक स्क्वायर, जिसकी साइड है जी 80 एंड हाइट ऑफ द पिरामिड इज 9, ये 9 है। हमें क्या बताना है? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया होता है लेटरल सरफेस एरिया और एरिया ऑफ द बेस। तो बेस तो है एक स्क्वायर जिसकी साइड 80 है, तो ठीक है जी, 80 का स्क्वायर 6400 तो हो गया इसके बेस का एरिया, तो 6400 से तो बड़े ही होंगे ना सारे, तो ये तो उत्तर हो नहीं सकता। ठीक है, ओके जी, 6400 तो बेस का एरिया होगा। अब लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है एक पिरामिड के अंदर? वो होता है जी हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू में स्लांट हाइट। तो करते हैं जी, हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ द बेस, 80 80 80 80, तो 4 इंटू 80 और इंटू में स्लांट हाइट। तो ये होएगा, स्लांट हाइट होती है जो साइड वाला ट्रायंगुलर फेस होता है उसकी हाइट, यानी कि ये, तो यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनती है, ये पूरी 80 है, तो ये छोटा टुकड़ा होएगा 40, तो 9 40 41 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनेगा। स्लांट, ये स्लांट एज होती है, ये स्लांट हाइट होती है। हमेशा साइड वाले फेस की जो ट्रायंगल होती है उसकी हाइट को स्लांट हाइट बोलते हैं। तो 41, 8 दूनी 16, ठीक है, 16 एकम 16, 16 चौके 64 और 1 65, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 13,960, नहीं 12,960। आगे बढ़ जाएं, करो। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, आपने उम्मीद है पॉज करके किया ही होएगा कि हाँ अभी कर लेता हूँ, जहाँ पर बच्चे अननेसेसरी टाइम खपा सकते हैं। ये नहीं है खपाएंगे ही, अगर आप हड़बड़ी में रहोगे कि हर क्वेश्चन में 10 सेकंड बचा लूँ, अननेसेसरी बहुत ज़्यादा टाइम लगाया करोगे हमेशा, नहीं तो शांति से किया करो। देखो, द हाइट h ऑफ ए रूम इज 3/4 ऑफ इट्स लेंथ एंड इज इक्वल टू इट्स ब्रेड्थ। तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट की बात कर रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ द रूम, ठीक है, और h की फॉर्म में है, यानी कि मुझे सब कुछ h की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं, हाइट जो है इसकी लेंथ की 3/4 है, यानी कि लेंथ को 3/4 गुना करूंगा तो हाइट आ जाएगी, बट मुझे सब कुछ, तो यानी कि हाइट कितनी है? 3/4 ऑफ लेंथ, तो ये तो L की फॉर्म में लिख दिया ना मैंने, मुझे लिखना तो H की फॉर्म में है।
तो हाइट का 3/4, लेंथ का 3/4 हाइट है, तो हाइट का 4/3 लेंथ होगा, यानी कि हाइट अगर h है तो लेंथ हो जाएगी 4/3 टाइम्स ऑफ h। सिंपल, h की फॉर्म में लिखोगे तो, जी हाँ। और ब्रेड्थ जो है वो तो हाइट के बराबर ही है, तो h। अब डायगोनल निकालना है। डायगोनल क्या होता है? अंडर रूट l² + b² + h²। अंडर रूट 4/3 यानी कि 16/9 h²। तो h² तो सब में कॉमन आएगा ही हर जगह। यहाँ पर आएगा 1h², यहाँ पर आएगा 1h², एक और एक 2, 9 दूनी 18 और 16 34। अंडर रूट 34/9 और अंदर में h², तो बाहर क्या क्या निकलेगा? अंडर रूट 34/3h। ऑप्शन बी। अब कुछ बच्चों ने दूसरे तरीके से किया होगा, तो उस तरीके से बता देता हूँ कैसे करोगे। मान लो कि सर अगर हम ये कर लें, उसने बोला है कि हाइट जो है वो 4/3 है लेंथ का, 3/4 है लेंथ का, यानी कि लेंथ अगर 4 है तो हाइट 3 है, इसका 3/4, ये 3/4 है इसका, ये 4 है तो ये 3 है, और ब्रेड्थ है 3 ही। तो आप इनको ऐसे मान लो, x हमने मान लिया, रेशियो हमें मिल गया 4x 3x 3x, ये हमने मान लिया, ठीक है। तो इसका डायगोनल क्या हो जाएगा? इसका डायगोनल हो जाएगा अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16x² + 9x² + 9x², तो ये हो जाएगा अंडर रूट 34x, ठीक है। अब इसको मैं h की फॉर्म में कैसे लाऊं? अब मुझे इतना पता है कि h = 3x, जो भी 3x है, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि x = h/3। अब यहाँ पर रिप्लेस कर दो कि x = h/3। चलो ये और ईजी हो गया जो मैं बताने वाला था उससे। आंसर इज ऑप्शन बी। वेरिएबल को बाद में बदल दो ऐसे। आगे बढ़ जाऊं भाई। ये मेंटली डूएबल क्वेश्चन है, प्लस में सबसे आगे 8 है तो 8 को डबल करो 16। आंसर इज ऑप्शन बी। ये मैं क्या बोल रहा हूँ बताता हूँ। देखो अगर ऐसे हो, a की पावर 16 माइनस b की पावर 16, इसको एक्सपेंड करने के दो तरीके हैं। एक तो आप इसको ऐसे स्टेप बाय स्टेप एक्सपेंड करो कि ये क्या होता है, a² - b² वाला फॉर्मूला चलेगा, a + b × a - b, ठीक है। तो इसको a + b हो क्या रहा है, सिंपली यहाँ पर a की पावर 2 थी, b की पावर 2 थी, तो पावर हाफ हुई है, और एक बार प्लस आया एक बार माइनस, तो पावर 16 है तो हाफ हो गई 8 और 8, और एक बार प्लस आया एक बार माइनस, ठीक है। फिर इसको आप फिर से एक्सपेंड कर सकते हो, जब भी बीच में माइनस है आप इसको तोड़ पाते हो, तो पावर को हाफ कर देते हो, और सेम केस पावर को हाफ कर देते हो, एक प्लस वाली चीज़ और एक माइनस वाली चीज़ आती है। तो इसको ऐसे ना तोड़ने की बजाय, जैसे मैं हमेशा आपको बताता हूँ, अब क्या किया करो आप, बिकॉज हमेशा माइनस वाला टूटता है, तो आप बीच में प्लस लिखते चलो और पावर को हाफ करते चलो। 16 की बजाय 8, अब 8 के आगे 4 और प्लस लिखते चलो। अब 4 का आधा 2, जहां पर भी आपका दिल करे रोकने का, वहां पर बस उसी पावर पर एक माइनस वाला टर्म भी दे दो। जब भी ये टूटेगा तो दो हिस्सों में आएगा। मैं ये वाला टर्म लिखता चल रहा हूँ, इसको भी तो दो हिस्सों में तोड़ेंगे, ये वाला लिखता चल रहा हूँ, जहां पर भी रोकने का दिल करे माइनस वाला लिख देना। यहां पर आपका रोकने का दिल करा होगा कि भाई पूरा एक्सपेंड कर देते हैं, तो पावर को हाफ करते चलो। अब एक माइनस वाला टर्म देकर रोकोगे ना, माइनस वाला टर्म भी तो आएगा, एंड में तो दो टर्म आए होंगे ना, और सेम पावर वाला आएगा, तो ये इसकी एक्सपेंशन है। माने यानी कि अगर मैं ये कर देता हूं कि a की पावर मान लो 32 माइनस 1, एक हिसाब से ये जो 1 है ये भी तो 1 की पावर 32 है, तो जस्ट पावर को हाफ करते रहो, a की पावर 16 और प्लस लिखते रहो, a की पावर 8 और प्लस लिखते रहो, a की पावर 4 और प्लस, पावर को हाफ करते रहो, a² + 1 a + 1। अब इसके आगे भी आप जा सकते हो, a की पावर आधी यानी कि अंडर रूट a, बट हमें जाना नहीं पड़ता इन क्वेश्चंस में, पावर को हम इंटीजर ही रखते हैं ये। तो यानी कि यहां पर अब मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो पावर क्या है y की, 1 2 4 8, ये बार बार आ रहा है, तो 8 से स्टार्टिंग हुई है ना, और पावर हाफ होती रही है, 8 4 2 1, और एक के साथ एक ये देखो प्लस वाले के साथ माइनस वाला भी है, यानी कि 8 का डबल 16, 16 से ये 16 वाले की एक्सपेंशन है, और ये बार बार आता है। एक क्वेश्चन होता तो मैं आपको इतनी डिटेल में बताता ही नहीं, बार बार आ रहा है कई सालों से, अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग एग्जाम में, डिट्टो क्वेश्चन नहीं, यानी कि ये अंडरस्टैंडिंग।
ठीक है भाई, आगे बढ़ जाएं। ये बताओ भाई, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए स्क्वायर इज इंस्क्राइब सच दैट, जब आप फर्स्ट टाइम इसको पढ़ोगे, देखोगे, डायग्राम भी बना लोगे तो आपको समझ में आएगा कि मार्क एंड रिव्यू करके आगे बढ़ते हैं भैया, बाद में कर लेंगे इसको। ठीक है, क्या ये डिफिकल्ट है? नहीं, डिफिकल्ट नहीं है, उत्तर तो सीधा है 18 8 144। तो अगर आपको ये ताज़ा ताज़ा है रे, ये तो वो वाला है, तो आप कर दोगे इसको मेंटली, नहीं है तो फिर बाद में करोगे, मैं बाद में डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, C speaks the truth 3 out of 4 times and D speaks the truth 7 out of 10 times. What is the probability that they contradict each other in stating the same fact? तो अगर आपको प्रोबेबिलिटी से डर लगता है तो आप मार्क एंड रिव्यू करके आगे बढ़ जाओ। चलो मैं भी बढ़ ही जाता हूँ, अदरवाइज प्रोबेबिलिटी का इजी क्वेश्चन ही है। आगे बढ़ गए, ठीक है, ये वाला। देयर आर टू इनलेट्स P and Q connected to a tank. P and Q can fill the tank in 24 hours and 30 hours respectively if both the pipes are opened alternately for 1 hour. alternately 1 घंटे के लिए खोली, एक बार वो एक बार ये, बहुत ही रिपीटेटिव पैटर्न है, कर डालते हैं। तो एलसीएम इन दोनों में से मैंने 6 काटा, या फिर चलो इन दोनों में से 6 काट लिया, तो 6 चौके 24, 6 पंजे 30, 4 और 5 में तो कुछ कॉमन नहीं है ना, 6 काट के, तो ये आपका एलसीएम आ गया 120। ओके जी, तो पाइप पी इसको डिवाइड करेंगे हम 24 से, 6 और 4 24 से डिवाइड करोगे तो 5 ही बचेगा, 24 5 120, क्यू 4। तो पाइप पी 5 यूनिट भरती है, पाइप क्यू 4 यूनिट भरती है, टोटल टैंक की कैपेसिटी 120। तो 1 घंटे ऑल्टरनेट चलती हैं, तो हर 2 घंटे में 9 यूनिट भर देंगी, हर 2 घंटे में, 5 और 4 9। तो 9 इसमें कितनी बार आता है, 9 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितने पर जाएगा, ये जाएगा जी 15 निम में 135, 14 निम में 13, 13 निम में 117, 13 बार जाएगा 9। तो 9 यूनिट भरने में 2 घंटे लगते हैं, 9 यूनिट भरने में, और ऐसी ऐसी 9 यूनिट इसमें 13 बार आ रही हैं, यानी कि टोटल 26 घंटे लग जाएंगे। एक बार 9 यूनिट भरने में 2 घंटे लग रहे हैं, पहले वो 5 यूनिट भर रही है, फिर वो 4 यूनिट भर रही है, फिर वो 5, फिर 4, तो हर 9 यूनिट भरने में 1 घंटा। ऐसी ऐसी 9 यूनिट इसमें 13 बार आई हैं, तो 26 घंटे लगे। और ये 3 यूनिट अलग से पड़ी रह गई, तो इस 3 यूनिट को भरने के लिए ये भाई साहब आएंगे, तो 3/5, तो 26 घंटे और 3/5, 3/5 का मतलब होता है 0.6, तो ये 0.5 से बड़ा है, तो जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये 26 की बजाय 27 हो जाएगा, और अगर ये 0.5 से छोटा होता तो 26 हो जाता। तो ध्यान रखना है, ठीक है। नियरेस्ट इंटीजर उसने पूछा, तो इसके नियरेस्ट हो जाएगा जी 27, ऑप्शन बी। ओके, आगे बढ़ जाएं। द मंथली सैलरी ऑफ ए पर्सन वाज दिस, ही यूज्ड टू स्पेंड दिस दिस दिस। तो इस तरह का क्वेश्चन आए, आपको पता है आप कर लोगे, लेकिन हो सकता है टाइम लगे, मार्क एंड रिव्यू करके आगे बढ़ो। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, आपको पता है भाई हाँ हो ही जाएगा, देखते हैं जो भी सिस्टम है, मार्क एंड रिव्यू करके आगे बढ़ो। ठीक है भाई, अब हम ये देख लेते हैं, ये चीज़ तो क्लियर है, मैंने हर उस क्वेश्चन को मार्क एंड रिव्यू कर दिया जिसमें थोड़ा भी ये लग रहा था यार टाइम वेस्ट होएगा, तो सिर्फ वैसे वैसे क्वेश्चन किए हैं जो डुएबल हैं, तो दिल खोल कर मार्क एंड रिव्यू किया है, और बढ़िया लेवल है पेपर का। अगर मैं आपसे ये ऐप पर दिलवाता तो आपको पता लगता, ऐसे वीडियो मॉक में नहीं पता लगता। तो कितने मार्क एंड रिव्यू किए हैं मैंने, 1 2 2 2 2, जो आपकी टफ शिफ्ट आई है उनसे टफ कर रखा है ये, 2 3 4 5 6, तो मैंने 6 मार्क एंड रिव्यू करवा दिए आपसे, 24 क्वेश्चन कर लिए। फर्स्ट गो में अगर बंदा 20 भी कर लेगा, और उसके बाद नेक्स्ट गो में 6 7 भी वो कर लेगा, 27 हो। लेकिन हम कितने करके आएंगे, हम 30 करके आएंगे। अगर आप मेरी सारी बातों को फॉलो करोगे, आप 28 29 30 में से एक करके आओगे। इतने मॉक मैं आपको करवाने वाला हूँ भाई। अब हम स्टार्टिंग से चलते हैं भाई, मार्क एंड रिव्यू वाले सारे क्वेश्चन करते हुए चलते हैं। और मैं ये बोल रहा था आपको, एंड में एक सरप्राइज है। सरप्राइज क्या है कि हर मॉक के पीछे हम एक कंसेप्ट का फास्ट में रिवीजन करवा दूंगा, एक छोटे कंसेप्ट का, उस मॉक के किसी क्वेश्चन को उठाऊंगा या कोई रैंडम जो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, 5 से 10 मिनट के बीच में आपका रिवीजन करवा दूंगा, फास्ट रिवीजन। ठीक है, तो आपका एक कंसेप्ट भी हर मॉक के साथ होता रहेगा, और मॉक में जो क्वेश्चन होता है वहां पर तो मैं करवाता हूँ। तो चलिए जी, ये करते हैं जल्दी जल्दी।
द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 60% मोर देन स्पीड ऑफ करंट। जब आपने 24 क्वेश्चन कर लिए, अब आप अगला राउंड कर रहे हो, तो अब शांति से करो, तसल्ली से। ठीक है जी, बोट की स्पीड है और पानी की स्पीड है। बोट की स्पीड 60% ज़्यादा है, ये 100 है तो ये 160 है, 20 5 100, 20 8 160, ये 8 है तो ये 5 है। अब वो बोल रहा है द बोट टेक्स टोटल ऑफ 8 आवर्स, 8 घंटे लिए बोट ने 195 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड चाहिए हमें, और 75 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में। ठीक है, तो देखो ये डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी, 8 और 5 13, 13 रिप्रेजेंट करेगा डाउन स्ट्रीम को, बोट प्लस वाटर। अप स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी 8 - 5 3, तो मन ही मन में x मान लोगे सबके आगे। ठीक है जी, तो देखो 195 किलोमीटर गई है बोट अपनी 13 की स्पीड से, और 75 किलोमीटर गई है 3 की स्पीड से, टोटल 8 घंटे लगे हैं। एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स को दोनों जगह से काट कर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दोनों जगह से कॉमन आ जाएगी। तो 13 एकम 13, 13 5 65, 3 से जाएगा जी 25 पर, 25 और 15 40, 8x = 40, तो देयर फोर x = 5। आपको सारी स्पीड मिल गई, बोट की, वाटर की, डाउन स्ट्रीम की, अपस्ट्रीम की। फर्स्ट राउंड में जब आप इस क्वेश्चन को करते तो आपका दिमाग उतना शांत नहीं होता, अननेसेसरी टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो जब आप स्किप करोगे तो बाद में वो क्वेश्चन जल्दी होगा, क्योंकि आप रिलैक्स हो चुके होगे। 20 तो हुए 38 में से, 24 तो हुए, 25 तो हुए, 21 तो हुए, जितने भी आप करोगे पेपर के हिसाब से। ठीक, अब हम शांति से करेंगे। एक्स की वैल्यू 5 आ गई मेरे पास, सारी स्पीड आ गई। अब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। हाउ मच मोर टाइम, कितना ज्यादा टाइम लगेगा, विल इट टेक टू ट्रेवल 180 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 180 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में कितना ज्यादा टाइम लगेगा, अपस्ट्रीम जाने में टाइम कितना लगेगा। ये देखो 5 है एक्स की वैल्यू, 5 थी 15, कितना टाइम लगेगा भाई, 12 घंटे। देन टू ट्रेवल 260 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो 260 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, यानी कि 13 5 65, 13 दूनी 26, 5 दूनी 10, 4 घंटे लग रहे हैं। तो 12 4 से कितना ज्यादा, 4 ही लग रहे हैं ना जी, हाँ, तो 8 विल बी द आंसर। क्वेश्चन ठीक लगा आपको? क्वेश्चन ये नहीं है कि अपने आउट ऑफ सिलेबस है, ये है वो है, बट ठीक ठाक स्टेजेस में हो रहा है, और ऐसे ही क्वेश्चन लेंदी क्वेश्चन कंसीडर किए जाते हैं। तो क्या क्वेश्चन ये आपको कहीं पर भी अटकाता नहीं। फर्स्ट राउंड में करते तो अननेसेसरी दिक्कत देते हैं इस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि आप जल्दबाजी में होते हो। और इस तरह के हमने कितने क्वेश्चन छोड़े हैं, 6 क्वेश्चन छोड़े हैं। 3 क्वेश्चन को भी एंटरटेन करते, हो सकता है आप 24 ना करते, आप 22 करते, जो भी है, वैसे आप 24 कर लेते। 3 क्वेश्चन को भी एंटरटेन करते ना, वो काफ़ी टाइम खा जाते हैं आपका, बाद में नहीं खाएंगे। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ मार्क एंड रिव्यू की तरफ। ये देखो, तो भाई अगर इसके अंदर आप वैल्यू पुट करोगे, तो सबसे पहले हम वैल्यू पुट करते हैं 0 और 90। तो 0 अगर आप पुट करोगे तो साइन है, तो कोसेक भी है, कोसेक नॉट डिफाइंड है। 90 पुट करोगे तो कोस है, तो सीकेंट भी है। 0 90 नहीं पुट कर पाएंगे। 45 पुट करेंगे तो यहाँ पर साइन और कोस की वैल्यू 1 होती है 45 पर, तो भी ऑप्शन को हम वो नहीं कर पाएंगे, क्या बोलते हैं, छांट नहीं पाएंगे। तो आपको 30 या 60 में से एक रखना पड़ेगा। तो वैल्यू पुट करोगे तो 30 या 60, 30 रख लेंगे हम। अदरवाइज कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। ठीक है, पहले वैल्यू पुटिंग से करते हैं। चलो, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर x की वैल्यू रख रहा हूँ जी 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री होता है जी हाफ, साइन की वैल्यू होएगी हाफ, और कोस की वैल्यू होएगी √3/2। ठीक है, तो हाफ की पावर 8, 1/256 माइनस 3 का इसका स्क्वायर हो जाएगा 3, और उसकी पावर 4 होएगी जी 81। मैंने आपको बता रखा है कैलकुलेशन बेस कैसे इंप्रूव करना है। अगर वो इंप्रूव कर लोगे तो ये चीज़ें फास्ट लिख पाओगे। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की वीडियो है Tier 2 बैच में, वहाँ पर सब देख पाएंगे, देख लेना भाई, ये सारी चीज़ें इजी हो जाएंगी। और इस तरह की चीज़ें बार बार काम आती हैं। आपके एग्जाम में ये काम नहीं आता कि 289 को 352 से कैसे फास्ट मल्टीप्लाई करें, ना 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 ना, ये छोटी मोटी चीज़ें आती हैं। 1 - 2 × cos स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर 3/4। सीकेंट कोस का उल्टा होता है जी, 2/√3 का स्क्वायर 4/3, माइनस में 2 × sin² x, तो साइन 1/4 हो जाएगा भाई। ठीक है जी,
ओके, अब इसको कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा -80, 81 - 1 -80/256। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 1 - 3/2 यानी कि माइनस का हाफ, माइनस का 1/2। ठीक है, और ये हो जाएगा जी 4/3 - 1/2, तो 2 चौके 8 में से 3 गए, 5/6। ये हो जाएगा 5/6। नीचे है इसलिए मैं उल्टा लिख रहा हूँ। तो अब क्या आ जाएगा देखते हैं, माइनस से माइनस गया। ठीक है, 16 5 80, यहाँ पर एक और 16 बच जाएगा। ठीक है, इन दोनों में से मैंने 4 उठा लिया, 4 चौके 16, 4 उठाऊंगा तो 3 आ जाएगा, ये 5 और ये 5, तो दैट इज 3/4। तो कौन सा ऑप्शन मुझे 3/4 देगा, तो √3/2 का स्क्वायर है ना, ये कोस वाला दे देगा, है ना। कोई और तो नहीं दे रहा, कोई और नहीं दे रहा। तो क्या वैल्यू पुटिंग से इस क्वेश्चन ने दिक्कत करी, नहीं करी सर। अब हम कैसे करेंगे, अब दूसरे तरीके से करेंगे। ठीक है भाई, देखो इसको आप खोल सकते हो, a² - b², जैसे अभी खोलना मैंने आपको बताया, तो खोलते हैं। पावर 8 है तो इसको पावर को मैं हाफ करूंगा, sin4 + cos4, पावर को हाफ करते जाऊंगा, sin² + cos², और आगे क्या हो जाएगा, sin² साइन प्लस कोस कर सकता हूं, लेकिन मैं sin² - cos² कर रहा हूं। क्यों कर रहे हो सर, यहीं पर मैंने एक्सपेंशन को रोक दिया, क्योंकि नीचे मुझे एक ये चीज दिखी है, ये 1 - 2 cos² थीटा, cos2 थीटा, cos2 की वैल्यू मुझे मिली है, दिखी है, और ये आपको दिखनी चाहिए कि 2 cos² थीटा -1, इसका उल्टा मुझे दिखा है। cos2 थीटा इज 1 - 2 sin² थीटा। सबसे ज्यादा 2 थीटा वाला अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज होता है तो ये वाला यूज होता है। ठीक है, और ये होता है cos² थीटा -sin² थीटा, ऐसे भी इसको लिखते हैं। ठीक है दोस्त, और एक और तरीके से आप इसको लिख सकते हो, अगर ये क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ना, तो हाइपोटेन्यूज तो होता है 1 + tan² थीटा, 1 + tan थीटा, रुको, tan a + tan 2 tan a 1 माइनस, तो 1 + tan² थीटा, और बेस हो जाएगा अपना, में tan वाले में 1 - tan² होता है, तो 1 - tan²। ये मैं कहाँ से सोच के कर रहा हूँ, ये मैंने याद नहीं रख रखा, मैं आपको बता देता हूँ, ये भी रिवाइज कर देता हूँ, देखो जल्दी से कई चीज़ें रिवाइज कर देता हूँ इस क्वेश्चन में। मान लो ये 2 थीटा है, ठीक है, तो आपको tan 2 थीटा याद नहीं रखना पड़ता, tan 2 थीटा, क्योंकि tan थीटा प्लस थीटा, 2 थीटा क्या होता है, tan थीटा प्लस थीटा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आपको पता है, tan a + b का, tan a + tan b, यानी कि tan थीटा + tan थीटा, तो ये हो गया 2 tan थीटा, बटे में 1 - tan थीटा × tan थीटा, तो 1 - tan² थीटा। ठीक है, तो tan 2 थीटा, अगर मैं किसी ट्रायंगल में 2 थीटा ले लूं, तो tan 2 थीटा की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि वहां का परपेंडिकुलर है ये 2 tan थीटा, और वहां का बेस है ये 1 - tan² थीटा। ठीक है, अब एक और चीज आपको रिवाइज करवा देता हूं। आपने ये चीज देखी है पाइथागोरियन ट्रिपलेट का बेसिक, कि भाई यहां पर है 2ab, यहां पर है a² - b², तो यहां पर होएगा a² + b², इन तीनों का पेयर है। ठीक है, तो एग्जामिनर क्या करता है, यहां पर दो चीजें हो सकती हैं, a² - b² और b² - a²। ठीक है, तो इन्हीं से कई बार पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाता है, जैसा उसने यहां पर बनाया है। तो यहां पर a और b में से एक की वैल्यू है 1 और दूसरे की वैल्यू है tan थीटा, 2 × 1 × tan थीटा, और ये 1 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, तो फिर यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा 1² + tan²। तो tan 2 थीटा वाली ये ट्रायंगल मुझे याद है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cos 2 थीटा अगर tan थीटा के टर्म में लिखना है, तो बेस वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज cos 2 थीटा इज 1 - tan² थीटा, बटे में 1 + tan² थीटा। ये ट्रायंगल बहुत इजीली जल्दी ही आप लिख लोगे, अगर भूल भी गए एग्जाम में तो sin 2 थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 2 tan थीटा बटे में 1 + tan² थीटा। आगे बढ़ रहा हूं मैं, तो वीडियो को 2x पर देख लो, मैं बनाऊंगा लंबी, कभी छोटी, जितनी भी बनेगी जो आपके लिए बेस्ट है वो करूंगा। ठीक है भाई, जहां पर जो रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी वो मैं रिवाइज करवा दूंगा। ओके जी, तो ये मैंने क्यों नहीं खोला ये पता लग गया, बिकॉज नीचे है 1 - 2 cos² थीटा,
1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा। आगे ये है जी 1 बाई कोस स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर। कोस सी और एस में लिख रहा हूँ तो सबको कोस और साइन में बदलूंगा, तो ये ऊपर चला जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, ये जब ऊपर जाएगा, और बटे में कोस स्क्वायर वो मैंने ऊपर लिख दिया जी। ठीक है, अब क्या क्या कट सकता है, देखो 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा, देखो कोस 2 थीटा जो है, कोस 2 थीटा होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो उसका उल्टा लिख रखा है इन्होंने 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा, तो ये है माइनस कोस 2 थीटा, यहां पर भी उल्टा लिख रखा है। कोस 2 थीटा होता है कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये भी उल्टा है, तो माइनस कोस 2 थीटा है माइनस कोस 2 थीटा है, दोनों कट गए। साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर ये तो 1 होता ही है, गया। और ये दोनों भी बराबर हैं। सर ये दोनों क्यों बराबर है, एक और चीज रिवाइज करानी पड़ेगी अब आपकी ना। देखो एग्जामिनर क्या करता है पता है, एग्जामिनर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, इसको साइन 4 साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर को तो क्या ये एक्सपेंड करेगा, ये तो 1 होता है। साइन 4 प्लस कोस 4 को एक्सपेंड करता है, कई इक्वेशन बनाता है। साइन 6 प्लस कोस 6 को एक्सपेंड करता है, कई इक्वेशन बनाता है। इसको वो ऐसे देखता है, साइन स्क्वायर का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको आप वो कैसे देखेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, जो कि अपने क्वेश्चन के अंदर विजिबल है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। एक और चीज, वो इसको ऐसे देखता है कि ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब यहां पर ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो ये चीज आपको नजर आती है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, हमेशा ऐसे नजर आएगी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। ये सारी चीजें कोर्स में करा चुका हूं, कहीं ये बोलो ये तो नहीं हुई, ये जितनी भी बता रहा हूं सब कुछ हो चुका है। याद नहीं है तो अपना जो क्विक रिवीजन पॉइंट्स होते हैं उनको जाके देख लो, इसीलिए बोला था कि बैच स्टार्ट करने से पहले क्विक रिवीजन पॉइंट देख लेना, फिर हैंड रिटन नोट देख लेना, एक फ्लो में आ जाओगे। तो जिस बच्चे ने बात नहीं मानी वो देख लेना भाई। तो जब भी ये 1 माइनस 2 है यानी कि पावर 4 वाले को एक्सपेंड कर रखा है, 2 का डबल 4, और 3 है पावर 6 वाले को एक्सपेंड कर रखा है। तो जब आप अपने हैंड रिटन नोट्स जो मैंने आपको दे रखे हैं उनमें आपने एड ऑन कुछ किया होगा, प्रिंट आउट वगैरह निकाल के उनसे खुद बना लिए होंगे, चीज़ें जैसे जैसे एड ऑन होंगी, जिस बच्चे को जिस चीज़ की ज़रूरत लगे वो एड ऑन कर सकता है, उसके हिसाब से नोट्स बन जाते हैं। तो या फिर आपको अगर ये चीज़ें ना दिखें, टेंशन ही नहीं लेनी, इसको तो एक्सपेंड कर सकते हो ना, इसको जब आप एक्सपेंड करोगे तो ये बनेगा। तो उत्तर इज कोस स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन। ठीक है ब्रदर, आगे बढ़ जाएं भाई, बहुत लंबी वीडियो बन गई है तो। और मैं ये भी बोल रहा हूँ कि कंसेप्ट रिवाइज करवाऊंगा, तो जल्दी करते हैं। जो बचे कुछ क्वेश्चन है, 1 2 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन बचे हैं। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ए स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड, एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है, इन सच ए वे, इस तरीके से इंस्क्राइब्ड है, कैसे, सच दैट वन साइड ऑफ द स्क्वायर लाइज ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्रायंगल, स्क्वायर की एक साइड ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज पर है, ऐसे लाई कर रही है, यानी कि स्क्वायर ऐसे है। ओके, द हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 पार्ट में हाइपोटेन्यूज डिवाइड है। 2 सेगमेंट्स आउटसाइड द स्क्वायर, स्क्वायर के बाहर 2 सेगमेंट, एक तो इधर और एक ये वाला है, आर द ऑफ द स्क्वायर आर 8 एंड 18, ये 8 है ये 18 है, ठीक है जी। एंड द मिडल पार्ट इज साइड ऑफ द स्क्वायर, ये स्क्वायर की साइड है। देन फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर, जब भी ऐसा केस हो 18 8 144, ऐसा क्यों बोल रहे हो सर, अभी बता देता हूँ। तो एक बार इसका कंसेप्ट रिवाइज कर दूं, फिर वो 3 क्वेश्चन कर लेंगे, लगे हाथ बात बन जाएगी, है ना। चलिए ऐसे 18 8 144 इस दी उत्तर। चलो जी, देखो किसी भी ट्रायंगल के अंदर, फास्ट रिवाइज करूंगा, किसी भी ट्रायंगल के अंदर जब स्क्वायर को इंस्क्राइब करता है एग्जामिनर, तो ऐसे बिगेस्ट स्क्वायर जब वो बनाता है, तो हमेशा मान लो इस स्क्वायर की साइड है x,
तो इस ट्रायंगल का बेस है जी b और इस ट्रायंगल की हाइट है h। ठीक है, तो हमेशा जो स्क्वायर की साइड है वो होगी बेस इंटू हाइट अपॉन में बेस प्लस हाइट, बेस इंटू हाइट अपॉन में बेस प्लस हाइट। किसी बच्चे को याद रखने में प्रॉब्लम हो प्लस ऊपर है या नीचे है तो एवरेज स्पीड वाले फॉर्मूले से रिलेट कर लो। एवरेज स्पीड में क्या होता है, अगर सेम डिस्टेंस ए और बी की स्पीड से हो तो 2ab अपॉन ए प्लस बी, उस 2 को छोड़ो, ए भी अपॉन ए प्लस बी है ना, याद करने के लिए जस्ट बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब एग्जामिनर क्या करता है, एक तो ये वाला केस हो गया, किसी भी ट्रायंगल में स्क्वायर ऐसे बड़े से बड़ा डाल दिया तो स्क्वायर की साइड जिस बेस पर पड़ी है उसको बेस मानो और उस बेस के कोरस्पॉन्डिंग जो हाइट है उसे हाइट मानो। तो स्क्वायर की साइड हो जाएगी बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट, चाहे राइट एंगल ट्रायंगल हो, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो, यूनिवर्सल फॉर्मूला, सिर्फ ये याद रखने की जरूरत है। 80% ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन इसी के ऊपर आएंगे, डायरेक्टली उसका बेस बताएगा और हाइट बताएगा। एक आधी बार उसके बेस और हाइट को निकालने की इंफॉर्मेशन दे देता है तो वो निकाल के स्क्वायर की साइड या एरिया निकालना होता है। कुछ स्पेशल केस हैं वो ही बता देता हूँ इसी में। अब मान लो मैं किसी ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में स्क्वायर को इंस्क्राइब कर दूं ऐसे, तो सर इसकी साइड कैसे आएगी, वही बेस, स्क्वायर कौन से बेस पर है, इस बेस पर है, तो फिर हाइट ये होगी। आप बोलोगे सर इसके ऊपर है, तो इसको बेस मान लो, इसको हाइट मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर की साइड हो जाएगी बेस इंटू हाइट अपॉन में बेस प्लस हाइट। अगर उसने किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ऐसे कर दिया, ऐसे इंस्क्राइब कर दिया, तो अभी स्क्वायर कौन से बेस पर है, इस वाले पर है, इस वाले पर, और इसके कोरस्पॉन्डिंग हाइट क्या होगी ट्रायंगल की, ये वाली हाइट होगी। तो जो भी एग्जामिनर इंफॉर्मेशन देगा इस तरह की इंफॉर्मेशन देगा कि आप इसकी लंबाई निकाल पाओ और इस हाइट की लंबाई निकाल पाओ। जिस भी बेस पर स्क्वायर पड़ा है बेस इंटू हाइट अपॉन में बेस प्लस हाइट, स्क्वायर की साइड आ जाए, ये वाला हो, ये वाला हो, ये वाला हो, यूनिवर्सल तरीका है। क्लियर भाई। अब कुछ स्पेशल केस बता देता हूं आपको जो इनके अंदर क्रिएट किए जा सकते हैं। देखो एक वो क्या कर सकता है भाई, वो ये कर सकता है कि आपको ये बता सकता है, लेट मी क्रिएट ए क्वेश्चन। मान लो ये 21 है, ठीक है, और ये 20 है। मान लो ये 21 है और नहीं, ये कितना हो जाएगा, 3 4, 3 का 4, और ये 28 है। अरे यार रुको, क्वेश्चन फिर से क्रिएट करता हूँ। मान लो इसको 5 रिप्रेजेंट करेगा, 7 5 7 7, मुझे सम 35 करना है, तो 5 15 और 20। मान लो ये 15 है और ये 20 है और हेयर इज पॉइंट डी। तो ये बताओ, एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो जिस रेशियो में ए डी और सी डी होती हैं उसी रेशियो में ए बी और बी सी होंगी। काहे, क्योंकि देखो ये स्क्वायर है, अगर मैं स्क्वायर का डायगोनल बनाऊंगा तो इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा, तो ये इस ट्रायंगल का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को उसी रेशियो में बांटता है जिस रेशियो में इंक्लूडिंग साइड्स होती हैं। तो सामने वाली साइड को अगर 3:4 रेशियो में बांटा है तो ये और ये भी 3:4 है, तो यानी कि ये 3x है तो ये 4x है। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे आप, जी हाँ, तो ये तो पाइथागोरन ट्रिपलेट है तो आप नहीं लगाओगे, ये 5x है। हाँ जी सर, 5x की वैल्यू आ गई, जी हाँ, 3x की भी आ जाएगी, जी हाँ, 4x की भी आ जाएगी, जी हाँ। तो स्क्वायर जिस साइड पर पड़ा है उसकी आ गई वैल्यू, जी हाँ, और उसके कोरस्पॉन्डिंग हाइट क्या आ गई, जी हाँ, वही फॉर्मूला लगा दो, खत्म। एक एक्स्ट्रा स्पेशल केस जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता था, अदरवाइज इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री सिमिलरिटी लगा के हम कर सकते थे, बट इजीएस्ट वे आउट मैंने आपको बता दिया। ये वाला ही बता देता हूँ, यहाँ पर एग्जामिनर ने ये बोल रखा है 8 है, ये वाला उसने बोल रखा है जी 18 है, ठीक है, और ये स्क्वायर की साइड है जी x। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है दोस्त। अगर ये सारे एंगल राइट एंगल है, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा यानी कि थीटा डैश। तो अब पूरी बड़ी ट्रायंगल के अंदर देखो ये थीटा है तो ये वाला थीटा डैश, ये वाला थीटा होएगा, जी हाँ। तो थीटा थीटा डैश 90, थीटा थीटा डैश 90, और बड़ी वाली ट्रायंगल देखना थीटा थीटा डैश 90, तो तीनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो उसने ये वाला टुकड़ा दिया, ये वाला टुकड़ा दिया, इन दोनों के अंदर ये दोनों सिमिलर हैं, इन दोनों को कंपेयर कर दो बस। कैसे कंपेयर करूं सर, देखो स्क्वायर की साइड x गिवन है और ये वाला हिस्सा गिवन है, तो इस ट्रायंगल के अंदर इस थीटा के हिसाब से ये परपेंडिकुलर और बेस है, तो यहां पर tan थीटा की वैल्यू निकाल दो। tan थीटा की वैल्यू है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है,
टेन थीटा की वैल्यू है x/8 और इस ट्रायंगल में भी टेन थीटा की वैल्यू निकाल दो। परपेंडिकुलर अपॉन बेस 18/x, इट इंप्लाइज दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 18, ठीक है। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 144, स्क्वायर की साइड मैंने x मानी तो एरिया इज 144। सब कुछ रिवाइज करा दिया। इससे रिगार्डिंग एग्जामिनर जो पूछ रखा है, ये नहीं है कि धरती का सब कुछ रिवाइज करवा दूं। धरती का सब कुछ ना मैं रिवाइज करवा पाऊंगा, ना आप रिवाइज करवा पाओगे, ना एग्जामिनर पूछ पाएगा, ठीक है। देखो, C स्पीक्स द ट्रूथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स एंड D स्पीक्स द ट्रूथ 7 आउट ऑफ 10 टाइम्स। 4 में से 3 बार C सच बोलता है और D भी 10 में से 7 बार सच बोलता है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे सेम फैक्ट बोलने में? तो सेम फैक्ट बोलने में दो बंदे एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कब करते हैं? जब एक, मान लो दोनों सच बोल रहे हो तो दोनों सेम बात बोलेंगे, दोनों ही झूठ बोल रहे हो, ठीक है। मान लो कोई भी काम हुआ, आज बारिश आई, ठीक है। वो दोनों बंदे इसी शहर में थे मेरे पास, मैंने उनसे पूछा कि आज बारिश आई थी क्या? अगर दोनों सच बोलेंगे तो बोलेंगे हाँ, तो दोनों सेम बात बोल रहे हैं। दोनों झूठ बोलेंगे, नहीं आज तो नहीं आई, आज तो नहीं आई, तो दोनों फिर से सेम बात बोलेंगे। लेकिन एक सच और एक झूठ बोलेगा तो एक तो बोलेगा आई थी और एक बोलेगा नहीं आई थी। कॉन्ट्राडिक्शन कब होगा सेम बात को बताने में? जब एक सच और एक झूठ बोलेगा, ठीक है। तो ये केस पॉसिबल है कि भैया सी सच बोल दे और डी झूठ बोल दे, या फिर सी झूठ बोल दे और डी सच बोल दे, तो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। या तो ये वाला केस हो या ये वाला, ये दो केस पॉसिबल है। इस वाले केस की प्रोबेबिलिटी बताओ। इस वाले केस की प्रोबेबिलिटी है ये दोनों काम होने चाहिए, ये सच बोले और ये झूठ बोले, तो सी के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है 3/4। डी के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी 10 में से 7 बार सच बोलता है, 3 बार झूठ बोलता है, तो झूठ की प्रोबेबिलिटी 3/10। हालांकि अपने देश में ऐसे लोग हैं जो 10 में से 10 बार भी, कई तो 11-12 बार झूठ बोल देते हैं 10 में से। समझदार समझ ही गए होंगे, ठीक है। जो सी जो है वो अगर झूठ बोले तो 10 में से 7 बार, सॉरी 4 में से 3 बार सच बोलता है, तो 1 बार झूठ बोलेगा, 1/4, ठीक है जी। और डी जो है वो सच बोले तो 10 में से 7 बार सच बोलता है, इसकी उल्टी है 7/10। तो दिस इज द आंसर भाई। नीचे है 40, 3 3 9 और 7, 9 और 7 16, 8 दूनी 16, 8 5 40, 2/5 इज द आंसर, ऑप्शन सी, ठीक है। कई क्वेश्चन जो मैंने किए होंगे, हो सकता है आपको लग रहा हो मैं स्किप करूं, मार्क एंड रिव्यू करूं, आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। कई मैंने मार्क एंड रिव्यू किए होंगे, आपको लग रहा होगा कि मैं ये कर लेता, तो थोड़ा मोटा तो ऐसे चलेगा ही, कोई दिक्कत नहीं है। करें। द मंथली सैलरी ऑफ ए पर्सन वाज दिस, ही यूज्ड टू स्पेंड ऑन 3 हेड्स, पर्सनल एंड फैमिली, पी, टैक्सीज एंड एजुकेशन, 3 जगह खर्चा करता है वो, ठीक है। द रेस्ट वर हिज सेविंग्स, बाकी सेविंग है, ठीक है जी। पी वाज 40% ऑफ द इनकम, मान लो उसकी इनकम 100 है तो पी उसका 40% है, 40 10 है। मंथली सैलरी ऑफ ए पर्सन वोज पहले थी, ठीक है, तो मैंने 100 यूनिट मान ली, 100 वो उतनी नहीं ली, ठीक है। तो इसका 40% था पी, ठीक है। ई वाज 25% ऑफ पी, तो बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में इसको 25 नहीं लिख देना कि इसका 25 नहीं है, पी का 25 है, पी का 1/4 है, यानी कि 10 है। टी वाज 10% ऑफ ई, इसका 10% यानी कि 1, ठीक है। तो बाकी बची कुछ चीज सेविंग हो जाएंगी, तो 40 और 10 50 और 1 51, तो सेविंग हो जाएंगी जी 49, 100 में से 51 गए 49। व्हेन ही सैलरी गोट रेज्ड बाई 25%, तो ये 25% बढ़ गई, अब उसकी सैलरी हो गई जी 125। ही मेंटेन्ड द परसेंटेज लेवल ऑफ पी, पी का परसेंटेज लेवल मेंटेन किया का मतलब है कि पहले पी जितने परसेंट था आज भी उतने ही परसेंट है, यानी कि आज भी 40% है, तो इसका 40% निकाल दो या इसको 25% बढ़ा दो, ठीक है, 50 आ जाएगा। इसका 40% निकाल लो, 10% है 12.5, तो उसका 4 गुना करना है, एक बार डबल कर दो, 12.5 का डबल 25, 25 का डबल 50, तो 50 हो गया, 50 यूनिट्स हो गया। अब परसेंटेज में 40 है, 50 यूनिट, अगर सैलरी 125 है तो 50 यहाँ पर जा रहा है। ही मेंटेन द परसेंटेज लेवल ऑफ पी बट ई बिकेम 40% ऑफ पी, ई जो है वो पी का 40%, तो इसका 10% है जी 5, 5 चौके 20, ठीक है जी, ओके।
एंड टी बिकेम 30% ऑफ ई, तो इसका 30% यानी कि 10% है 2, 2 3 6। अब एक पहली गलती यहाँ पर बच्चे करते हैं, इन सब को जोड़कर 50 और 20 70 और 76, 76 को 100 में से घटा देते हैं, घटाना 125 में, ठीक है। तो 76 100 से 24 कम है और ये 100 से 25 ज़्यादा है, 25 और 24 49। मैंने क्या किया है, ये भी एक घटाने का तरीका होता है। घटाना मतलब कि दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस देखना। तो 100 से ये चीज़ 24 कम है और 100 से ये चीज़ 25 ज़्यादा है, तो जोड़ना हमारे लिए ईजी होता है घटाने के कंपैरिजन में। ऐसे भी हम कर सकते हैं, जैसे मान लो आपको 183 और 223 में फ़र्क देखना है या फिर 323 में फ़र्क देखना है, तो आप ये कर सकते हो ना, इस माइनस वाले के पास वाला देखो, ईजी पड़ेगा कि 200 से ये 17 कम है और ये 200 से 123 ज़्यादा है, तो 123 और 17 140। क्या हर बार 100% ऐसे ही घटाया करोगे? नहीं, जब कई बार सिचुएशन ऐसी क्रिएट होंगी और आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ओके, द सम ऑफ टू सेविंग्स, दोनों सेविंग का सम कितना है? देखो मैंने चीज़ों को मर्ज करके रखा है, ये 25% बढ़ा तो मैंने बढ़ाया हर चीज़ को, इसके अकॉर्डिंग किया तो एक सिचुएशन क्रिएट हो गई। तो एग्जामिनर के हिसाब से 100 यूनिट की वैल्यू थी ये, 120 के आगे 3 जीरो लगी हुई थी, और अब वो बोल रहा है दोनों सेविंग्स का सम 98 की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी ये और 98 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी जी ये, खत्म बात, द बात इज वेरी वेरी खत्म। 2 8 16, एंड में 6 आएगा और 2 जीरो आएंगे, ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन है भाई, वीडियो आगे से इतनी लंबी नहीं बनाएंगे, ये ज़्यादा लंबी बन गई है, और बाकी आप सजेस्ट करना, डबल स्पीड पर मेरे ख्याल देख ही रहे होगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फीट ऑफ ए पर्सन, ये बताना मॉक कैसा लगा, कंसेप्ट रिवीजन का जो आइडिया है वो कैसा लगा, प्लीज़ फीडबैक देना भाई। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फीट ऑफ ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12√3 मीटर फ्रॉम ए टावर, एक टावर है, एंगल ऑफ एलिवेशन है किसी बंदे के पैरों से जो कि कुछ दूर खड़ा है, ठीक है। उसके बाद वो बंदा क्या हुआ, 30 डिग्री है, आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस टुवर्ड द टावर, वो बंदा टावर की तरफ गया, और एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर टू द हेड एंड फुट ऑफ द मैन आर दिस। तो सिचुएशन क्रिएट करता हूँ आपके लिए, देखो यहाँ पर बंदा खड़ा है, क्वेश्चन बढ़िया है ये, यहाँ पर बंदा खड़ा है, इसके पैरों का एंगल ऑफ एलिवेशन, इसके पैरों से यहाँ का एंगल ऑफ एलिवेशन है जी 30 डिग्री, ठीक है। फिर ये बंदा थोड़ा आगे चला गया ऐसे, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर इस टावर के टॉप से थोड़ा और आगे भेज देते हैं, डायग्राम अच्छा बनेगा, ठीक है। इस टावर के टॉप से इस बंदे के सिर का एंगल ऑफ डिप्रेशन देखा, तो या तो टावर के टॉप से इसके सिर का एंगल ऑफ डिप्रेशन देख लो, या इस बंदे के सिर से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन देख लो, बात सेम ही होती है। यानी कि कुल मिलाकर एग्जामिनर बोल रहा है ये 45 है, और यहाँ का एंगल ऑफ डिप्रेशन देखा तो एग्जामिनर बोल रहा है ये 60 डिग्री है, ठीक है जी। फाइंड द हाइट ऑफ द मैन, तो सबसे पहले ये देखो उसने बताया क्या है, उसने हमें बताया है कि आदमी जहाँ पर खड़ा था उसका टावर के फुट से डिस्टेंस, एक तो ये चीज़ है, तो वो चीज़ लिखनी नहीं है। और कई बच्चों को ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लगेगा, डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। मैं आपको जस्ट एक चीज़ बताता हूँ हाइट एंड डिस्टेंस में, क्या वो कितनी भी ट्रायंगल बना ले, ट्रायंगल्स में जो जो साइड कॉमन होती है उनके ऊपर ध्यान रखा करो, बात खत्म। देखो कैसे, लेट अस नेम इट, एक बार नाम रख लेते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ तो सोचने की भी जरूरत नहीं है सच बताऊं तो, CDEF, देखो। और मैं इस चीज़ को अभी कंसिडर नहीं करूंगा, बाद में करूंगा, पहले मैं सबका रेशियो निकाल लूँ। मैं एक तो इस चीज़ का रेशियो निकालूंगा जो उसने दिया है कि बंदा टावर से कितनी दूर है, इस चीज़ का भी मेरे मतलब यहाँ पर रेशियो लिखा होना चाहिए, और बंदे की हाइट पूछी उसकी हाइट का भी, फिर देख लेंगे एग्जामिनर को क्या दिक्कत है। चलिए जी, तो ये दो ट्रायंगल देखो, हमेशा ऐसी ट्रायंगल देगा जिनमें कोई ना कोई साइड कॉमन होगी। तो ये दो ट्रायंगल देखो, ABE और AFG, ABE और AFG, तो जो BE की जो लंबाई है वही GF की लंबाई होगी, जी हाँ। तो ये कॉमन है दोनों के अंदर, जी हाँ। तो इसको मान लो ना, देखो ये BE इस वाले ट्रायंगल में 30 के सामने है, और इस वाले ट्रायंगल में AFG में 45 के सामने, ये वाला एंगल 45 होगा। तो 30 के सामने है तो मैंने 1 मान लिया भाई इसको, तो 60 के सामने यहाँ पर √3 हो जाएगा। तीनों ट्रायंगल के रेशियो रिवाइज करवाए थे आपको थोड़ी देर पहले, ठीक है।
तो 30 के सामने अगर 1 है तो 60 के सामने √3। ऐसे ही इस ट्रायंगल में GF1 हो गया, फिर ये 1 है तो ये 1, तो फिर 45 के सामने अगर 1 है तो इस 45 के सामने ये भी 1 हो गया, तो ये पूरा √3 है, ये 1 है, तो ये आ गया जी √3 - 1। बंदे की हाइट आ गई, यही है बंदे की हाइट। अब बस मुझे ये निकालना है BC। देखता हूं, अब देखो दो ट्रायंगल हैं ABE और ABC, ABE और ABC, इन दोनों ट्रायंगल में AB कॉमन है, आ जाएगा भाई सब कुछ, है ना। तो ट्रायंगल ABC में देखो 30 के सामने है √3, ABC में ये एंगल 30 है तो ये वाला 60 होगा, 30 के सामने है √3, तो 60 के सामने क्या होगा, 60 के सामने होगा √3 × √3 यानी कि 3, ये 3 होएगा, 3 में से 1 गया है 2 होएगा। तो भाई ने 3 की वैल्यू बता रखी है, 3 की वैल्यू यानी कि टावर के पैरों से कितनी दूर था बंदा, 3 यूनिट की वैल्यू उसने बता रखी है, और √3 - 1 यूनिट की वैल्यू पूछ रखी है। क्या है, क्या गुनाह कर दिया इसने, बताओ। 3 यूनिट की वैल्यू 12 √3 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 12 √3/3, 1 यूनिट की, और √3 - 1 यूनिट की वैल्यू होगी इतनी, दैट्स इट, खत्म। 3 चौके 12, 4 √3 × √3 - 1, तो 4 √3 से अंदर गुणा करोगे 4 थी 12 - 4 √3, दैट इज ऑप्शन है। ठीक है, तो दैट्स ऑल भाई इस मॉक के अंदर। तो फिर से आपको एक बात बता दूं, एक तो सजेशन दे देना अगर कुछ हो काम की, और फीडबैक तो दे ही देना। और दूसरी बात, इन मॉक्स को जो बच्चे मानते हैं कि भाई मैं ठीक गाइड करता हूं और आप वाकई में जॉब लेना चाह रहे हो, इन मॉक्स को फॉलो करना मत छोड़ना। मैं आप लोगों को जो भी बताऊंगा यहाँ पर उसको जरूर करना, कुछ ही टाइम में आपको उसका रिजल्ट नजर आ जाएगा, ये सीधी सी बात है। ठीक है भाई, तो अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।